हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? इफ यस तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। जल्दी से बता दीजिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? जादू तो नहीं लग रही हूँ, दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ? बताओ जल्दी से, दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ? हाँ, हाय गुड इवनिंग। आई एम गुड, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी लोग? कैसे रही आपकी वेकेशंस? 7 डेज की जो वेकेशंस मिली थी, आई होप सो उस वेकेशन का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ होगा, है ना? मतलब अगर कोई बैकलॉग्स थे तो अभी तक हो गए होंगे, क्वेश्चंस आपने जरूर लगाए होंगे, नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री ऑफ कोर्स, सारे सब्जेक्ट्स में, है ना? तो आई होप सो आपने उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया होगा एंड कंप्लीट हुई होंगी चीजें। ऑल्सो मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट आए थे कि मैम कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है तो आप एक सेपरेट सेशन ले लो। फॉर श्योर जो भी आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क के लिए, उसके लिए हम डाउट सेशंस भी पक्का वाला प्रॉमिस है कि उसके लिए हम डाउट सेशंस भी लेंगे। वैसे चैप्टर वाइज डाउट सेशन मैं ले रही हूँ आपको हर चैप्टर में, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक एक्स्ट्रा डाउट सेशन होना चाहिए कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए, तो वो भी पक्का आपके लिए कुछ भी तो वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए भी, ठीक है? और मुझे फीवर, तो आई होप सो कोऑपरेट करोगे तुम लोग आज मेरे साथ, ठीक है? एंड कल भी आपकी क्लास नहीं हो पाई थी इसी वजह से, सो यस आई एम नॉट वेल राइट नाउ, सो बट ठीक है, कोई नहीं। Are we all ready for the session? Today's session, are we all ready? आज के लिए सब रेडी हो? सब बढ़िया है, तुम्हारे पानू वानू सब बढ़िया है, ठीक है? इधर पे आ जाओ अभी, ठीक है? वेकेशंस का कुछ याद नहीं, ये तो गलत बात है, ये मत बोलना यार। थोड़ा मतलब 11th वाले बच्चों की तरह बिहेव किया होगा। 24 आवर्स में से एटलीस्ट 1 घंटा तो निकाला ही होगा। 1 घंटे भी निकालोगे तो आराम से बैकलॉग हो गया होगा, है ना? चलो भाई, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद लेक्चर नंबर 6 ऑफ आवर चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। आज हम इस चैप्टर को कोशिश करेंगे पूरी तरीके से खत्म कर दे एंड कल हम इसका डाउट सेशन लेके इस चैप्टर को निपटा दें इस हफ्ते के लिए, फिर नेक्स्ट वीक से, क्योंकि हमें नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है। नया चैप्टर ऑफकोर्स आपका चैप्टर नंबर 4, ठीक है? तो आज कौन सा जून है? टुडे इज 10th of जून ना? हाँ, तो मतलब हमें जून में क्योंकि अपना चैप्टर 4 भी कवर करना है, तो वील मेक श्योर कि आज ही हम चैप्टर कंप्लीट कर दें। इसका एक बस स्केल वाला टॉपिक रह जाएगा जो 10 to 15 मिनट्स का है, जो कि हम ऑफकोर्स डाउट सेशन में कवर कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप आई विल गेट वेल सून, बिकॉज मैं बहुत सारी दवाइयाँ खा चुकी हूँ पिछले 3 दिनों में, बट मेरा फीवर जा ही नहीं रहा है। अब अगर आज नहीं गया तो कल ब्लड टेस्ट करवाना पड़ जाएगा। चलो भाई, यहाँ पे आते हैं। तो हम लेक्चर 6 करने जा रहे हैं आज हम अपने चैप्टर का। स्मूथ रहा ये चैप्टर, आई होप सो समझ गए हो गया ना? और देखो 6 लेक्चर्स का चैप्टर था, पहले ही बोल दिया था 5 to 6 लेक्चर्स में कवर करेंगे, हो जाएगा इजीली। तो चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, होता भी जा रहा है टाइम के हिसाब से चीजें। चलो, तो हम लास्ट टाइम, अच्छा एक और चीज, ये एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के चैप्टर में आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में आता है, इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब है बेटा कि ये ना थोड़ा सा आपका थियोरेटिकल रहता है ना? फर्स्ट डे से आपको बताया हुआ था। वैसे ये चैप्टर डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बट थोड़ा सा थियोरेटिकल है, तो रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि जो भी एक्सेप्शंस है, जो भी चीजें आप भूल सकते हो बहुत इजीली, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? चलो, एक छोटा सा टॉपिक था आयनाइजेशन एनर्जी का, उसको कवर करके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम आने वाले हैं। आयनाइजेशन एनर्जी समझ में आया था क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि वो एनर्जी जो किसी भी एटम को चाहिए होगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए। क्या बोल रही थी मैम? एटम है, उसने एनर्जी ली और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। एटम है, उसने एनर्जी ली और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। इसका ऑपोजिट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आने से एनर्जी निकली, वो अभी आज पढ़ेंगे, ठीक है? सो यस, सो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? सो ये हमारा आयनाइजेशन एनर्जी होता था। तब आयनाइजेशन एनर्जी हम पूरा पढ़ चुके थे, एक्सेप्शन जान चुके थे, उससे रिलेटेड। अच्छा, उसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको पढ़ाई थी, है? शील्डिंग इफेक्ट आपने पढ़ा था, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एज इट इज क्लास 12th में आते हैं, पहले भी बता चुकी थी मैं, तो आई होप सो आपको वो याद होगा। तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बहुत से ट्रेंड देखे थे, लेकिन एक 2 ट्रेंड थे, ये 2 ट्रेंड थे जो आपको मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट में समझा दूंगी, तो इसको समझ लो जल्दी से। अब देखो बेटा, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, ठीक है? लेकिन टॉप टू बॉटम में ना एक ग्रुप होता है जो बड़ा ही अजीबो गरीब सी चीजें दिखाता है, अजीब बहकी बातों में तेरी, तो ऐसे बहकी सी बातें करता है ये वाला ग्रुप। थोड़ा सा बहकी बातें हैं, बट हमें समझना पड़ेगा इसका। अब इसमें ना बहुत, ये जो एक्सेप्शंस है, ये जो एक ग्रुप है, इसमें जो एक्सेप्शंस है, ये थोड़ा अजीबो गरीब से एक्सेप्शंस है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। और इसको याद करने की एक ट्रिक है, विच इज डब्लू, है ना? जो वो कौन सी मूवी है जिसमें डब्लू ढूंढना होता है, मुझे याद नहीं आ रही, वो बहुत अच्छी मूवी है, कौन सी मूवी थी? वो कहता है डब्लू के नीचे पैसे हैं, तो वो सब डब्लू ढूंढते हैं। हाँ,
कौन सी मूवी है यार वो, ढोल नहीं, नहीं कौन सी मूवी है तुम लोगों ने देखी है? डब्लू ढूंढना होता है जिसमें, कितनी मतलब बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है। मुझे नाम याद दिलाना, मैं भूल गई उसका नाम। तो चलो ठीक है, खैर तो इसमें आपको डब्लू ढूंढना है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग इसके बाद नेक्स्ट धमाल, हाँ धमाल में होता है ऐसा, हाँ तो बहुत अच्छी मूवी है, आई होप सबने देखी होगी। इट इज़ अ वेरी नाइस, वेरी एंटरटेनिंग मूवी। तो हाँ तो तुम्हें डब्लू ढूंढना होता है इस ग्रुप में बस। हाँ क्या यार, मतलब इतनी जल्दी तुम लोग आंसर तो कभी नहीं बताते, हाँ इतनी जल्दी आंसर तो कभी नहीं आते, ये सब कहाँ इंटरेस्ट जा रहा है तुम लोगों का। चलो यहाँ पे आ जाओ। सो जैसे बेटा आप टॉप टू बॉटम आते हो तो आपने ट्रेंड पढ़ा है, लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड पढ़ा है, पर यहाँ पे जैसे ही आप इंडियम से थैलियम की तरफ बढ़ते हो तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है 5D और 4F सबशेल का, वो काफी खराब होता है। अब आपको पता है F तो बहुत ही खराब स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाता है, सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ही चीज होती है, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट एक ही चीज होती है। तो सबसे बेकार किसका होता है मैम? एफ ब्लॉक का, फिर उसके बाद डी ब्लॉक, फिर उसके बाद पी ब्लॉक, फिर उसके बाद एस। एस का सबसे अच्छा होता है एक तरीके से कहें तो, है ना। तो एफ का सबसे खराब होता है। 5D और 4F। अब जो अपना थैलियम और इंडियम है, ये कौन से वाले ग्रुप की बात कर रही है? जहां पे अपना बोरॉन आ रहा है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये वाला ग्रुप नंबर 13 की बेसिकली ये बात हो रही है, ग्रुप नंबर 13। तो ग्रुप नंबर 13 से IIT, JEE, नीट कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो जब हम ग्रुप 13 एलिमेंट की बात करते हैं, जिसमें कौन कौन आ रहा है? बाबा, अली, गए, इंडिया, तेल लेने, ये था ना अपना। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप बेटा मूव करते हो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, है ना, इंडियम, थैलियम, ठीक है। ये अपने जो एलिमेंट्स हैं, ये है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 13, ठीक है, ग्रुप 13। तो टॉप टू बॉटम आते टाइम मैम क्या होता है? मैम टॉप टू बॉटम आते टाइम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। आप पढ़ा के गए थे, हमें याद भी है। टॉप टू बॉटम अगर मैम हम आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। यस मैम, याद कर लिया था, रट लिया था हमने, है ना। कुछ नहीं तो मैम हमने याद ही कर ली थी ये बात कि ऊपर से नीचे आते टाइम आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसका रीजन क्या है मैम, क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे 5D और 4F सबशेल यहाँ पे कुछ दिक्कत दे रही होती है। बेटा जो आप बात करते हो ना, जब आप इंडियम से थैलियम की तरफ मूव करते हो, तो होना क्या चाहिए? टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, यानी कि थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए इंडियम से, पर ऐसा होता नहीं है। उसका रीजन क्या है मैम? क्योंकि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है 5D और 4F सबशेल में, वो बहुत खराब होता है, जिसकी वजह से उसका Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है, विच इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। सेम रीजन है जो आप लास्ट टाइम पढ़ के गए थे, ठीक है, सिग्निफिकेंटली। और इंडियम से थैलियम जाते टाइम ये कहानी होती है कि थैलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कुछ टाइम्स ज्यादा होती है इंडियम से, तो ये एक इसका एक्सेप्शन होता है। दस द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अच्छा ये सारी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए बात कर रहे हो, तो वो थैलियम की एक्चुअली ज्यादा होती है इंडियम से। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक W को आपको याद करना है, विच इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम एंड देन थैलियम। ये एक W आपको याद करना है, ऐसे याद करना, दिस इज 1 2 3 4 5, है ना, ये 5 चीजें अपने पास, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसकी आयनाइजेशन एनर्जी? बोरॉन की। तो पहले 1 आप लिखोगे, फिर उसके बाद कौन है? बोरॉन के बाद है मैम एल्यूमिनियम 2, उसके बाद मैम गैलियम 3, उसके बाद मैम फिफ्थ इज दिस वन, यानी कि थैलियम की ज्यादा है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है ये। तो लास्ट का ये ऑर्डर जो है अपना वो चेंज हो जाता है। तो बोरॉन, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि बेटा आप एग्जैक्ट ऑर्डर में बताओ, तो देखो सबसे ज्यादा किसकी है मैम? बोरॉन की, सबसे ज्यादा बोरॉन की है। बोरॉन के बाद कौन आ रहा है? अगर आप देखो बोरॉन का सबसे ज्यादा किसकी है? थैलियम की, है ना, ये देखो, तो Tl आ रहा है। Tl के बाद कौन है मैम? इसके बाद ना गैलियम थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो गैलियम आएगा। उसके बाद कौन है? एल्यूमिनियम, और लास्ट में है इंडियम। तो ये इसका एक ऑर्डर बन के आता है, जिसे आप याद करते हो W से। तो 1 2 3 4 5, और इसको ऐसे याद कर लो। सबसे पहले फर्स्ट वाला आएगा मैम, देखो ऐसे लिख देती हूँ मैं, सबसे पहले फर्स्ट वाला आएगा मैम, उसके बाद फिफ्थ वाला आएगा, 1 के बाद मैम 5 आएगा, 5 के बाद मैम 3 आएगा, 3 के बाद 2, और 2 के बाद फोर्थ वाले का तो लास्ट में आएगा, ठीक है। तो 1 5 3 2 4 ये आपको याद करना है, 1 5 3 2 4 आपको याद करना है। मैं इसको रिपीट करती हूँ, मुझे पता है एक बार में समझ नहीं आता है कभी भी। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, सुनना एक बात ध्यान से। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि आपको ना ग्रुप 13 का जो ग्रुप 13 है उसके आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। तो आपने बोला ठीक है मैम लिख लेंगे। टॉप टू बॉटम आते टाइम आयनाइजेशन एनर्जी आप पढ़ा के गए थे कि डिक्रीज करता है, ये तो आपको याद होगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब सा ट्रेंड दिखता है, तो हमें धमाल मूवी में जाना पड़ेगा, हमें डब्लू ढूंढना पड़ेगा। डब्लू ढूंढना पड़ेगा, क्या ढूंढना पड़ेगा? डब्लू ढूंढना पड़ेगा। डब्लू क्या कहता है? मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, पहले 1 2 3 4 5 तो आप जानते ही हो, ये ग्रुप ऑर्डर है, ठीक। इसको उठा के क्या लिखना है? 1 5 3 2 4 नंबर याद करना है। 1 5 3 2 4 का नंबर याद करना है। 1 5 3 2 4 क्या है? यहाँ पे आप ग्रुप 13 एलिमेंट लिखो, ऑफकोर्स लाइन वाइज 1 2 3 4 5 लिख देना, फिर 1 5 3 2 4 याद करो। यानी कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की है, जैसा कि आपको ऑफकोर्स पता ही होगा, वो तो होगी ही होगी, टॉप टू बॉटम में टॉप पे आ रहा है वो। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा थैलियम आ जाता है। क्या आ जाता है? टीएल, थैलियम। फिर उसके बाद गैलियम, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम और लास्ट में आता है इंडियम। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार एक बात बताओ, इंडियम तो सबसे नीचे, सॉरी थैलियम तो सबसे नीचे आ रहा है, तो थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कैसी होनी चाहिए? दिमाग से सोचो तो नीचे आते टाइम कम होगी, यानी कि सबसे नीचे वाले एलिमेंट की सबसे कम होगी, तो मैम डिक्रीज होनी चाहिए, सबसे लोएस्ट होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। कोई पूछे रीजन बताओ मुझे क्यों नहीं होता, मुझे रीजन बताओ, थैलियम और इंडियम में से थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा कैसे हो गई? तुमको तो पढ़ाया गया टॉप टू बॉटम डिक्रीज, तो एक्सेप्शन का रीजन बताओ। मिस एक्सेप्शन से पढ़ के आए हो तो एक्सेप्शन का रीजन भी बता दो। तो तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल हम बता सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 5D और 4F सबशेल इंक्लूड हो जाती है। यहाँ पे इसमें 5D और 4F सबशेल इंक्लूड हो जाती है, जिसमें बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, या जैसे आप बोलते हो बहुत पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। इतना पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है इंडियम टू थैलियम, तो वैल्यू इंक्रीज कर जाती है कम होने की जगह, इसकी वैल्यू कम होने की जगह इंक्रीज कर जाती है। मैं वापस रिपीट कर रही हूं, एज वी गो फ्रॉम इंडियम टू थैलियम, जैसे ही हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो जो इफेक्टिव जो अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट है, या जिसे आप बोलते हो शील्डिंग इफेक्ट, जो कि लग रहा होता है किसकी वजह से? 5D और 4F सबशेल की वजह से, वो काफी खराब हो जाता है। इट इज वेरी पुअर। अब आप सभी को ये चीज पहले भी, अब देखो ये नहीं कहना मैम इतने दिन बाद आए तो समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा मतलब तुम रिवाइज करके नहीं आए हो, है ना? 7-8 डेज के गैप में तुम बैठ गए थे क्या? हाँ बैठ गए थे क्या? कुछ करने लग गए थे क्या? खेलने वेलने लग गए थे क्या? तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा, ये सब हम पढ़ के गए, ये सारी चीजें A to Z हम पढ़ के गए थे लास्ट टाइम, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, ये दोनों आपस में इन्वर्सली होंगे ना भाई। अगर मैंने बोला न्यूक्लियर चार्ज कम है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम लग रहा है, तो यानी कि उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम लग रहा है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। यही चीज मैं पढ़ा के गई थी, तो बस सेम कहानी है। तो ये इसका एक ऑर्डर होता है जो आपको याद करना है। अब ऑफकोर्स ग्रुप 16 में भी सेम कहानी होगी, तो ग्रुप 16 में टिन जो लेड होता है वो आगे आ जाता है टिन से। जनरली टिन होना चाहिए, है ना? ये होता है केमिस्ट्री सर गेव सन की प्रॉब्लम, ये ऑर्डर होना चाहिए। पर ऑर्डर होता क्या है रियलिटी में? ये ऑर्डर होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम आते टाइम हमारा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज करनी चाहिए। तो होना चाहिए मैम कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर उसके बाद टिन, उसके बाद लेड। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड एंड देन टिन। तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्यों होता है? तो सेम रीजन देना, कहना मैम क्योंकि जो टिन है ना, सेम कहानी है मैम, उसकी जो 5D और 4F सबशेल इंक्लूड हो रही है, उसमें क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही ज्यादा खराब है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से मैम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जिसकी वजह से जो लेड है वो पहले आएगा, यानी कि लेड जो है उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू टिन। ठीक है, तो ये बेसिकली एक डब्लू होता है। डब्लू बड़ा इंपॉर्टेंट है। डब्लू कहां पे आ रहा है? ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स के लिए। ग्रुप 16 में केवल एक एलिमेंट का इधर हेरा फेरी हो रही है, लेकिन ग्रुप जो अपना 13 है उसमें डब्लू बन रहा है, तो डब्लू आपको याद करना है। बताओ भाई, पहले तो ये बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का ये एक पेज बचा हुआ था, अगर आपने आयनाइजेशन एनर्जी नहीं अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको भले ही इसमें कंफ्यूजन आई होगी, अदरवाइज ये बड़ा बेसिक सी चीज थी जो आपको पढ़ा के गई थी लास्ट टाइम। लेफ्ट टू राइट में डाउन अ ग्रुप में ये एक एक्सेप्शन आता है। लेफ्ट टू राइट में हमने बहुत से एक्सेप्शन देखे थे वहां पे, डाउन अ ग्रुप में ये एक्सेप्शन आता है, एक डब्लू आता है। और मैं आपको बता दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जाम। मैं लिख देती हूँ इसको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जाम, जैसे कि आपका IIT हो गया, JEE हो गया, है ना, नीट हो गया। कभी आप उठा के देखोगे तो ऐसे आपके फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, जल्दी से बता दो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। बेसिकली एक डब्लू होता है, बस ग्रुप 13 में एक डब्लू होता है, और यहाँ पे टिन और लेड में सेम कहानी होती है। ठीक है, तो अगर आपने आयनाइजेशन एनर्जी नहीं पढ़ी है तो आपको शायद ये समझ नहीं आएगा, मैं पहले ये बात बता दूं, क्योंकि 7-8 डेज का गैप आ गया। अगर मैं नेक्स्ट डे आई होती तो मैं ये बात नहीं मान रही होती, लेकिन अगर आपने इन शॉर्ट अगर ऐसा है कि आपने रिवाइज नहीं किया या आपको बिल्कुल भी याद नहीं आयनाइजेशन एनर्जी, तो हो सकता है आपको कि ये ना समझ में। कोई पूछ रहा है मैम क्वेश्चन कैसा आता है? बस बेटा एज इट इज उठ के आ जाता है कि आपको कहीं पे ट्रेंड लिख के दे दें, कौन सा करेक्ट ट्रेंड है
है ना, एक ऐसे आ सकता है। उसके बाद आपको कहीं पूछ सकते हैं कि इंडियम और इनमें से इंडियम और थैलियम का मेन आता है वैसे तो, कि इनमें से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है, क्यों। तो आप जनरल ट्रेंड जान के जाते हो। आपको हलवा लगता है कॉम्पिटिशन एग्जाम की टॉप टू बॉटम डिक्रीज, बट जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठते हो ना तो ये बेसिक चीजें काम नहीं आती। आपको थोड़ा डिटेल में हर टॉपिक को जानना पड़ता है, और यही छोटी मोटी चीजों की वजह से वो कॉम्पिटिशन एग्जाम कहलाते हैं, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं कहलाते हैं ना। तो बस एक बेसिक सी बात है कि जहां जहां ये मुझे लगता है मैं आपको बताती भी चलती हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आपको पढ़ने ही पड़ते हैं वो चीज़, ठीक है। तो ये उसका रीजन होता है। चलो भाई, खैर 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 आज के टॉपिक पे हम आगे बढ़ जाते हैं। ये सब हमारा पूरा प्रीवियस ईयर का टॉपिक था। प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस क्लास का, पिछली बचपन की क्लास, बचपन मतलब पिछले हफ्ते की क्लास, ठीक है। तो ये उसका टॉपिक था। खैर आई होप सो आप इसको रिवाइज कर लोगे आयनाइजेशन एनर्जी के साथ ही। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देन विल कंटिन्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। पहले कुछ कुछ चीजें जानो, डिटेल में बाद में जानेंगे। पहले यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब समझाओ मैम आप, जो आज का हमारा टॉपिक है, विच इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेट्स अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। आखिर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है? आखिर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है? तो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक स्ट्रक्चर, एक एग्जांपल समझना जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी थोड़ा बहुत समझाया था, बट फिर भी चलो यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? तो मान लो ये एक एटम है, ठीक है, ये एक एटम है, ठीक है, यस मैम। अब इसमें मैंने कोई इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। मान लो इस एटम को, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। अब सुनना मेरी बात, अगर आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते थे तो कोई एनर्जी देते थे, एनर्जी दी, हीट के फॉर्म में दे दी या किसी भी फॉर्म में मैम दे दी, हम जैसी मैम एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ के आए थे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जस्ट द रिवर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ये कहता है अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो पता है क्या करेगा, वो कुछ एनर्जी बाहर जरूर निकालेगा। अगर किसी भी एटम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो वो कुछ एनर्जी को बाहर निकालेगा, जिसे आप बोलोगे रिलीज करेगा, रिलीज करेगा, और ये हमारा एक एटम है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an atom in a gaseous state accepts an electron। क्या बोल रही है मैम? It is the amount of, मैं नहीं कहती कि डेफिनेशन पूछी जाएगी, मैं खुद बोल रही हूँ नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, नहीं पूछी जाएगी डेफिनेशन। मान लो नहीं पूछी जाएगी डेफिनेशन, लेकिन क्या आपको पता नहीं होना चाहिए कंसेप्ट? मतलब मुझे अगर कोई ये बोलता है कि अरे मैम ये रिटर्न क्यों करवा रहे हो आप, ये मतलब डेफिनेशन वगैरह कहाँ आता है, ऐसा मत सोचो। मैं 100 टाइम्स ये बात रिपीट कर चुकी हूँ, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स। आप न्यूमेरिकल खोल के बैठ जाओ, आप कोई क्वेश्चन खोल के बैठ जाओ, इट इज ऑल बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स ओनली। कंसेप्ट क्लियर है आपका, आप वो सारी चीजें कर लोगे केमिस्ट्री में, ठीक है। सो इट इज मतलब ये कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं होती केमिस्ट्री। इट इज नॉट फिजिक्स की फॉर्मूला आता है तो चलो थोड़ा तो कर ही लेंगे, नहीं, केमिस्ट्री ऐसा नहीं होता, तो ये सोच के मत जाना, ठीक है। बहुत ध्यान सुनो मेरी बात को। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, सुन लो, मैं एक एक चीज का मीनिंग बताऊंगी, लिखते जाओ। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट accepts an electron। क्या बोला मैम ने? मैम ने बोला इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी बेटा जो बाहर निकलेगी। कब? जब कोई एटम अपने गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जब एक एटम गैसियस स्टेट, अब मैम ये गैसियस स्टेट का मतलब समझा दूं, तो वैसे मैं आपको लास्ट टाइम भी बता के गई थी आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है। मैंने तुमसे बोला कि यार एक एटम है, ठीक है, उसे इलेक्ट्रॉन लेना है, तो यार एक बात बताओ, क्या वो एटम जब किसी के साथ बॉन्ड बना रहा होगा तब वो इलेक्ट्रॉन लेगा? तब थोड़ी लेगा, तब तो बॉन्ड बना चुका है वो। तो एक एटम हमेशा एक गैसियस स्टेट में पाया जाता है। गैसियस मतलब आइसोलेटेड स्टेट उसका, मतलब जब वो अकेला है। गैसियस स्टेट में एटम्स अकेले पाए जाते हैं, तो इसीलिए आप गैसियस स्टेट का टर्म यूज करते हो। गैसियस स्टेट का मतलब समझे, मतलब वो आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब अकेला होना चाहिए। अकेला लिख दे रही हूं मैं, है ना। गैसियस का यहाँ पे मतलब होता है अकेला, अकेला होना चाहिए, दुकेला नहीं, दुकेला तिकेला नहीं, अकेला होना चाहिए, है ना। किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन अ सिंगल फॉर्म, ठीक। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बाहर निकलेगी जब एक एटम ऑफ कोर्स गैसियस स्टेट में होगा और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, विच इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी।
आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जस्ट ऑपोजिट आयनाइजेशन एनर्जी होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑपोजिट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ये स्ट्रक्चर हमेशा याद रखा करो। वहां पे क्या होता था, वहां पे एनर्जी को इधर एरो करके एक्सेप्ट लिखते थे, है ना, सॉरी रिक्वायर्ड लिखते थे, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हुए क्या लिखते थे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, समझ में आया, जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब समझे आप लोग, नहीं समझे, मतलब ही बच्चे हो क्या, चलो थोड़ी सा और समझाते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द पोटेंशियल एनर्जी चेंज ऑफ एन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिखा गया है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली ये बोल रही है, ये एक पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब एक टाइप ऑफ एनर्जी है किसी भी एटम की ऑफ द एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन को दोगे तो उसमें कुछ एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी काइंड ऑफ निकलती है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जब आप एक न्यूट्रल गैसियस एटम को इलेक्ट्रॉन देते हो। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे बेटा तो ऑफकोर्स सी बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप उसको नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, है ना। तो यहाँ पे जो एटम है अपना, यहाँ पे जो अपना एटम होगा ऑफकोर्स वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। आप किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन देते हो तो उसमें नेगेटिव चार्ज ही तो आता है, तो बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सो जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर फेवरेबल द इलेक्ट्रॉन एडिशन प्रोसेस इज। समझ रहे हो, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लेके खुश हो रहे हैं। तो ये इसकी कहानी होती है, ठीक है, ठीक है। यू आर सिंगल, कह रहा है आई एम सिंगल। नहीं बेटा, तुम्हारी बात, तुम अपने पे क्यों ले लेते हो हर सिंगल चीज़ें। सारी सिंगल चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं बनी हुई है बेटा, कुछ सिंगल बातें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह एटम के लिए भी बनी हुई है। अपने आप को क्यों एटम मान लेते हो जैसी सिंगल बात आती है। हाँ चलो यहाँ पे आ जाओ। हाँ मतलब किसी भी फॉर्म में एनर्जी निकल सकती है, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ हीट और एनी अदर थिंग्स, ठीक है। नॉट ऑल एलिमेंट्स फॉर्म स्टेबल नेगेटिव आयन विच इन केस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जीरो और इवन पॉजिटिव। अब देखो ऐसा भी हो सकता है किसी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो। मैम कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, चलो अच्छा नियॉन की बताओ। मैं तुमसे बोलूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई ए ऑफ नियॉन बताओ क्या आएगी, तो तुम बोलोगे मैम जीरो ही आएगी, नियरली जीरो। यार वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा कोई नियॉन इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, ऐसा समझो तुम। नियॉन इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा नियॉन इलेक्ट्रॉन, वो तो एक नोबल गैस है, वो तो स्टेबल है ना ऑलरेडी। तो देखो हर एक एलिमेंट जो है जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव आयन बन के ही स्टेबल हो, है ना। तो जैसे कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो आ गई, कुछ ऐसे भी हो सकता है जीरो हटाओ नेगेटिव हटाओ पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव का मतलब समझते हो, मतलब तुमने एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसको, तुमने बोला यार इलेक्ट्रॉन जब वो एक्सेप्ट कर रहा है तो एनर्जी बाहर निकलती है ना। अब मैंने बोला पता है एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहा, बल्कि उल्टा तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ गई तब उसने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी हमेशा, ज्यादातर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो ऑब्वियस है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाहर, और जब भी एनर्जी बाहर निकलती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हो। मान लो हीट बाहर निकल रही है, क्या बोलते हो कि मैम एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो तो आपका नेगेटिव आएगा ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, फर्स्ट का मतलब अभी समझाऊंगी, वो नेगेटिव आती है बेटा। जनरली बोल लो, मोस्टली बोल लो, ज्यादातर वो तो नेगेटिव आएगी। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो नेगेटिव छोड़ो, जीरो भी हो सकती है बल्कि पॉजिटिव भी हो सकती है। इसको खैर कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं भी आऊंगी इस टॉपिक पे वापस आएंगे, ठीक है। इस पे अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। मुझे पता होता है पीपीटी बनाते टाइम, मुझे पता होता है तुम कौन से टॉपिक में बोलोगे कि ये तो नहीं आया, ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता होता है। तो इसीलिए मैम पीपीटी बनाते टाइम मैं क्या बोलती हूँ पता है, मैं बोलती हूँ मेरी क्लास 1.5 घंटे की होती है, मेरी पीपीटी 3 घंटे बनती है उस क्लास की। तो उसका रीजन होता है, तो मुझे पता है आपको कहाँ पे डाउट आएगा, मैं उस पर आऊंगी अभी। मुझे पता है इस टॉपिक पे सबको डाउट आ गया होगा, फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अभी आएंगे उस पर। मैंने 3 दिन में इतनी दवाई खाई है, मेरे मुंह में सिर्फ दवाई का टेस्ट आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, कुछ बाहर का खाना खाना पड़ेगा क्या फीवर में दवाई का टेस्ट हटाने के लिए बाहर का खाना खाना पड़ेगा क्या हाँ पिज़्ज़ा खा लूँ थोड़ा सही हो जाएगा टेस्ट। चलो
यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, तो पहली चीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ। अच्छा यार ये बताओ, जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी समझ नहीं आई? कल क्लास इसीलिए नहीं होती बेटा, मुझे बहुत ज़्यादा तेज फीवर है। खैर कल तो एक और रीज़न था कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी तो नेक्स्ट करनी पड़ गई थी, बट यस। पहले ये बताओ यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको किसको समझ में आ गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ नहीं आएगा तो हम उसके अंदर क्या बात करेंगे। आ गया ना? यस ना? पक्का? क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फिर आइसक्रीम खा लूँ? अच्छा मतलब तुम ये चाहते हो कि नई केमिस्ट्री टीचर आ ही जाए। डायरेक्ट बोल दो ना बेटा, इनडायरेक्टली क्यों बोल रहे हो बातें? हाँ, इनडायरेक्टली क्यों बोल रहे हो बातें? चलो इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। चलो तो मैम बोल रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो मैम ने समझा दिया जो कि आप सभी को आ गया, जिसमें सबने यस लिख दिया है ना। अमाउंट ऑफ एनर्जी वापस से देख लो, नहीं आया तो जो भी एनर्जी आप भाई इलेक्ट्रॉन लेना है एटम को, तो एनर्जी जो निकालेगा वही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबको समझ में आ गया। कहानी तो यहाँ से आती है मैम कि ये आपने आगे की बातें क्या बताई। अब देखो बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, एनर्जी जब भी बाहर निकलती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एनर्जी जब भी रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो आपने पढ़ी है यार बचपन की क्लास में, पिछले साल पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो कि यार कोई भी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है यार, मतलब उसकी हीट बाहर निकल रही है। तो अगर आप बोल रहे हो एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक हुई ना रिएक्शन। यस मैम, तो आप समझ गए। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है इसका जो डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी जो आएगा, अच्छा चेंज इन एंथैल्पी की कहानी अलग है, लेकिन अभी आप ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव वैल्यू देता है यहाँ पे, ठीक है मैम। नाउ इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ किसी भी केमिकल बॉन्ड का आप स्ट्रेंथ भी इससे निकाल सकते हो, और इसे आप मेजर करते हो सेम उसी यूनिट से जिसे आप आयनाइजेशन एनर्जी मेजर कर रहे थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर किलो जूल पर मोल। जब भी आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कोई वैल्यू निकालोगे तो या तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी या तो किलो जूल पर मोल में आएगी। इतना तो तुम समझ गए होगे। कहानी आती है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। पहले एक बात बताओ, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? कहते नहीं सक्सेसिव जनरेशन, एक के बाद एक। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा, इसे कहते हो सक्सेसिव, ठीक है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब समझो, मैंने एक एटम लिया, ठीक है, मैंने एक एटम लिया, मैंने बोला पता है यार इसको जब हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मैंने बोला पता है क्या हुआ, इसको जब मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, जब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसने एनर्जी बाहर निकाली इन द फॉर्म ऑफ हीट, मान लो, है ना। रिलीज करी इसने एनर्जी, रिलीज करी इसने एनर्जी, एनर्जी रिलीज कर दी इसने। एक एटम को जब मैंने इलेक्ट्रॉन दिया तो उसने एनर्जी रिलीज कर दी। तुमने बोला हाँ मैम ये तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, मैंने कहा हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई। अब क्योंकि इसने पहला इलेक्ट्रॉन 1 बाहर निकाला, इलेक्ट्रॉन 1 E1, एटम ने गेन किया E1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, और कुछ एनर्जी बाहर निकली, उसे मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमने बोला कि कुछ एनर्जी बाहर निकली, रिलीज हुई, जिसे हमने बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, ठीक। यस मैम। मान लो, अब मैम ने बोला मान लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, समझे। मान लो ये बात, हमने मान लिया कि इसी एटम से मैंने बोला यार एक और इलेक्ट्रॉन ले ले भाई तो एक और इलेक्ट्रॉन ले ले, ये लो इलेक्ट्रॉन 2 लेके आई हूं, ले लो। क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? आप एक बात बताओ, किसी एटम को आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, कौन सा एटम ले ले बताओ? सोडियम ले लिया मैंने बोला सोडियम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, बाहर निकाल दिया, सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, है ना। सॉरी कोई भी एटम लिया, मैंने उसका इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन दिया। क्लोरीन है, मैंने बोला क्लोरीन यार एक इलेक्ट्रॉन ले लो ना। क्लोरीन बोला ठीक है ले लूंगा, नेगेटिव आयन बन जाऊंगा, क्लोरीन नेगेटिव बन जाऊंगा मैं तो, ठीक है। मैंने बोला क्लोरीन नेगेटिव भाई जरा एक और इलेक्ट्रॉन ले ले, तू Cl-2 बन जा। क्या ये चाहेगा ये करना? मुझे खुद से सोच के बताओ, नहीं तुम खुद बताओ, नहीं तुम खुद देखो, है कोई मुझसे खूबसूरत? नहीं तुम खुद देखो, क्या वो ऐसा चाहेगा? आप खुद से सोच के बताओ, क्या वो ऐसा चाहेगा? नो। आंसर आया नो, वेरी गुड, नो वो ऐसा नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? एक बात बताओ, तुमने उसे एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसके पास पहले क्लोरीन की बात करो तो 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुमने एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तुम बोल रहे हो एक और इलेक्ट्रॉन ले लो। पहली चीज तो वो स्टेबल हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देके उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं बढ़ा दोगे? नहीं तुम खुद देखो, हाँ आप उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दोगे, क्या उसका आप इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं बढ़ा दोगे? अगर आपने उसका इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ा दिया तो एटम स्टेबल कैसे होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबिलिटी आती है यहाँ पे, अनस्टेबिलिटी आएगी,
समझ रहे हो, वो स्टेबल नहीं रहेगा यार। मैम यहाँ पे स्टेबल था, पहली चीज तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे स्टेबल था, दूसरी चीज ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाएगा यार उस एटम में, तो वो जनरली आप सोचोगे तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो स्टेबल रहेगा ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये बात समझ में आ रही है भाई? वो स्टेबल नहीं रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी छीन रहे हो तुम, तो वो क्या बोलेगा पता है, कहेगा सुनो तुमको क्या लगता है तुम इलेक्ट्रॉन दोगे हर बार और मैं एनर्जी बाहर निकालूंगा? हाँ चलो एक में तुम ऐसा कर रहा था, तुमने इलेक्ट्रॉन दिया, मैंने एनर्जी निकाली, क्योंकि तुमने आयनाइजेशन का उल्टा कर दिया। अब जब आप बेटा ऐसे दूसरी एनर्जी दोगे तो यहाँ पे भी सॉरी दूसरा इलेक्ट्रॉन दोगे तो यहाँ पे भी एनर्जी निकालेगा। यस मैम, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो EA2 है, EA2 जो लगेगा, आप बोलोगे कि ये EA2 जो है, EA1 की अगर मैं बात करूं, EA1 की अगर मैं बात करूं तो ये तो कैसा आएगा, जनरली नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा मैम, नेगेटिव क्यों आएगा? नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि मैम ने अभी भी पढ़ाया है यार कि जब भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है। लेकिन बेटा सेकंड टाइम में जब आपने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने बोला मैं कहां से एनर्जी निकालूं भाई, मुझे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करना। एटम विल नॉट वांट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, वो चाहता ही नहीं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तुम उसको दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। तो वो इलेक्ट्रॉन में वो उस इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद एनर्जी निकालेगा कैसे जब उसको लेना ही नहीं है इलेक्ट्रॉन? मतलब तुमने बोला भाई ये तुम्हारे यहाँ कोई सूट बेचने आया, मान लो सपोज शॉपिंग करने, मतलब कोई कुर्ता पैजामा वो रहता नहीं है रोड में बेचने आते हैं, तो चलो बेचने आया। मान लो तुम्हारी मम्मी को एक सूट पसंद आ गया, उन्होंने ले लिया, ठीक है, कह रहा बहुत अच्छा सूट है, कितने रुपए, 700 रुपए आ रहे हैं, चलो ठीक है बहुत सही है। अब तुम एक बात बताओ, वो बोलेगा नहीं दूसरा सूट लेना पड़ेगा, तो तुम क्या बोलोगे? ले लेंगे पर हम फिर पैसे नहीं देंगे, भाड़ में जाओ, इतना क्या पीछे पड़ रहे हो भाई, फ्री का है क्या, हमें दे दो हम लेकिन फिर पैसे नहीं दे पाएंगे। सेम कहानी हो रही है यहाँ पे, आप पीछे पड़ रहे हो, आप बोल रहे हो क्यों मम्मी क्यों नहीं मान रही? क्योंकि मम्मी कह रही बजट तो 700 का ही था यार, बजट तो हमारा इतना ही था, हाँ टेक्नोलॉजिया बजट तो हमारा इतने का ही था, अब हम कैसे सूट ले लेंगे आपसे? तो अगर कोई ज्यादा जिद करेगा तो वो क्या बोलेंगे, अच्छा बहुत शौक है फ्री में रख के चले जाओ, पैसे मत लेना, फिर पैसे भूल जाओ, बस यही होगा यहाँ पे। डेल्टा मतलब बेटा चेंज, सॉरी डेल्टा, हाँ चेंज, डेल्टा मतलब चेंज है ना। आप डायरेक्ट हीट नहीं निकालते, डायरेक्ट एनर्जी, आप चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चेंज इन एनर्जी निकाल रहे होते हो, क्योंकि कुछ बीच में डेल्टा आ रहा होता है। डेल्टा मतलब कुछ चेंज आ रहा होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोलता, आप डेल्टा के टर्म्स में यूज करते हो उसे, ठीक है। अच्छा तो सेकंड कहानी में यही हुआ, वो बोलेगा ज्यादा शौक है इलेक्ट्रॉन देने का, दे दो, पर मैं एनर्जी निकालूंगा नहीं, उल्टा तुम एनर्जी दो मुझे। तो सेकंड वाली जो आती है वो आपको देनी पड़ती है, वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। वो आप उल्टा उसको देते हो, आप बोलते हो यार मुझसे ले लो, आप बोलते हो यार मुझसे एनर्जी ले लो, लेकिन तुम क्या करो, लेकिन तुम बस इलेक्ट्रॉन को लिख दो यहाँ पे। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे किसे समझ में आया? ई में डेल्टा कहां लगा है बेटा? वो डेल्टा नहीं, वो तो E1 E2 है, वो तो E1 E2 है अपना, ठीक है। तो देखो अब यहां पे आप ये समझो, अब आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। एक होता है ये डेल्टा H का मतलब है, एक होता है इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी होता है, जो EA आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना। एक होता है आपका इंथैल्पी चेंज इन इंथैल्पी। अब एक बात याद रखना, इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक दूसरे के हमेशा ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट साइन के होते हैं। अगर कभी मैंने बोला बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आप याद रखना ये पॉजिटिव आ रही होगी, अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो ये नेगेटिव आ रही होगी, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। अगर आपसे कोई इंथैल्पी निकालने को बोले तो कुछ नहीं है, इंथैल्पी कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुमने निकाल दी, बस उसी में माइनस साइन लगा दो, मतलब रेसिप्रोकल साइन चेंज कर देना। वापस समझाती हूँ, टेंशन मत लेना, सुनना मेरी बात, पहले मेरी बात को सुनो। अभी हम हीट इंथैल्पी की नहीं बात कर रहे, हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं। अब सुनना, मैंने बोला यार पता है हमें एनर्जी दे रहा है कोई, हमने रिएक्शन कराई, इलेक्ट्रॉन अंदर भेजा एटम के, एटम ने एनर्जी बाहर निकाल दी, हमें एनर्जी दे दी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो उसकी है वो पॉजिटिव आ गई। कैसी आ गई? पॉजिटिव। अभी मैं इंथैल्पी की बात नहीं कर नहीं रही हूँ, इंथैल्पी नेगेटिव हो जाएगी, इंथैल्पी चेंज होता है, ठीक है। सुना ध्यान से, एटम ने, मैंने बोला यार ये एक एटम था, भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करते एनर्जी मुझे दे दी, निकाल दी, कुछ एनर्जी निकलती है, तो जो एनर्जी निकली वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और वो हमें मिली, हम तो पॉजिटिव बोलेंगे उसको, ठीक है मैम।
अब मैंने बोला दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ले लो ना भाई, भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ले लो। अब वो उसके अंदर दम है दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने की? नहीं मैम, ताकत नहीं होगी उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, वो अनस्टेबल होता चला जाएगा अगर आप उसे एक और इलेक्ट्रॉन दोगे। और अगर आपने ऐसा किया तो एनर्जी निकालना तो आप भूल जाओ मैम उससे, उल्टा आपको ही कुछ एनर्जी देनी पड़ जाएगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो इस कंडीशन में आप बोलते हो कि आप प्रोवाइड करोगे एनर्जी, यानी कि ये अपनी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, हम कह रहे हैं एनर्जी ले लो, समझ रहे हो? तो ये जनरली पॉजिटिव रहेगी एंड ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगी, हमेशा हमेशा हमेशा। हमारा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 है, मतलब सेकेंड टाइम अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो फॉर श्योर है तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी, फॉर श्योर है तुमको एनर्जी थोड़ी सी देनी पड़ जाएगी। तो ये सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड के लिए मैम, थर्ड के लिए तो और एनर्जी देनी पड़ जाएगी, थर्ड के लिए तो और। तुम बोलो भाई एटम भाई थोड़ा एक और इलेक्ट्रॉन ले लेता तो काम बन जाता मेरा, तो बोलेगा भाई साहब हमें और एनर्जी दो। अब तो तुमको मैंने उंगली पकड़ाई, तुमने गला पकड़ लिया मेरा। ये तो यही वाली बात है ना? मम्मी से कहा कि 2 सूट तो ठीक है, तीसरा सूट भी ले लो, तो क्या बोलेंगी? ऐसा है, उल्टा तुम मुझे पैसे दो ये सूट रखने के, है ना? तो बस सेम कहानी है। सो ये होती है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाट इज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? सक्सेसिव मतलब होता है कि मैम पहले एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो हमने देखा पहला इलेक्ट्रॉन तो खुशी खुशी ले रहा था तो उसने एनर्जी भी बाहर निकाल दी। दूसरे इलेक्ट्रॉन में हमें एनर्जी देनी पड़ गई क्योंकि वो अनस्टेबल हो रहा है अब इलेक्ट्रॉन लेने पे, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ जाएंगे तो रिपल्शन हो जाएगा उनके बीच में, तो हमने कुछ एनर्जी दे दी। फिर तीसरे के लिए हमने और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ जाएगी। सो दिस इज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मैंने बोला ईए फर्स्ट में कितनी एनर्जी लगी? तुमने बोला मैम +10 की एनर्जी बाहर निकली थी, 10 जूल की एनर्जी। तो मैंने बोला दूसरे के लिए कितनी थी? तो तुम पता क्या बोलोगे? मैम +15 देनी पड़ गई। इसको आप सपोज कर सकते हो, सॉरी आप बोलोगे मैम इस बार ना हमें उल्टा 15 जूल देना पड़ गया, 15 जूल देना पड़ गया, है ना? तो अगर आप इन दोनों का कभी समीशन निकालते हो तो वो लेस देन 0 आता है, क्योंकि सेकंड में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी उसने पहले में एनर्जी निकाली नहीं थी। मम्मी से बोला कि मम्मी दूसरे सूट ले लो, तो उन्होंने बोला 700 रुपए का एक सूट दे देना, अब तुम मुझे 1000 रुपए दो तब मैं तुम्हारा ये वाला सूट रखूंगी। इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, एनर्जी निकल रही है, सही है, बट अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो एनर्जी देगा तो है नहीं, ऊपर से तुमसे ज्यादा एनर्जी ले लेगा जो उसने पहली बार में निकाली थी। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सक्सेसिव फॉर्मेट, जिसमें अगर आप फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मिलाते हो तो उनका जो वैल्यू आएगी वो 0 से कम आ जाएगी। मतलब उसने पहली बार में उतनी एनर्जी दी नहीं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में जितनी उसने तुमसे दूसरी बार में ले ली। हाँ जी भाई, किसे किसे क्लियर हुई है बात? देखो बड़ी डिटेल में जाके बता दिया मैंने तुम्हें। आई डोंट नो, अब किसी ने ये टॉपिक स्कूल में पढ़ा होगा तो समझ गया होगा, वो समझ गया होगा कि कितना ज्यादा डिटेल में आपने जाके पढ़ा है, कि इतना डिटेल तो कोई टीचर गया ही नहीं है ना? बिकॉज अगेन आई एम सेइंग ये चैप्टर 3 से 4 क्लासेस मैक्सिमम लेता है खत्म करवाने में, लेकिन मैं आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ इस चैप्टर को, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा ऐसी होती है कि मैं चाहूंगी मैं रटवा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नहीं समझोगे तो आपको आज छोड़ो कहीं भी आगे चल के कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ जाओगे ना तो कुछ भी कहीं भी पढ़ लेना नहीं आएगा, ये मैं जानती हूँ। एंड अगर कोई भी अपने स्कूल में पढ़ रहा होगा तो उसको पता है हम चैप्टर को कैसे लेके चल रहे हैं, है ना? क्योंकि मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाऊंगी, मैंने फर्स्ट डे से बोला हुआ था थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, अदरवाइज रट लो तुम रट लो कि पहले वाले की ज्यादा होती है दूसरे वाली क्या होती है, रट लो जाके। बट ये रीजन होता है कि वो अनस्टेबल हो रहा है यार, तो ये सारी कहानी है, रीजन है, ठीक है? आई होप सो आपको सक्सेसिव समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखना आप क्या लिखा था, नॉट ऑल एलिमेंट्स फॉर्म स्टेबल नेगेटिव आयन। हर एलिमेंट प्रॉपर स्टेबल नेगेटिव आयन बनाए ये जरूरी नहीं, कुछ ऐसा भी केस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो जाता है। 0 कब होगा? अब नोबल गैस को तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन ले ले भाई तू एक नोबल गैस है ना, मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, मतलब तुम उन इंसान को सूट बेचने चले गए जिनके पास पैसा ही नहीं है। वो कह रहा नाम किसी से पैसा लेते हैं, नाम किसी को देते हैं, अब तुम जाके उनको कैसे सूट बेच दोगे? नहीं बेच सकते ना, तो वो तो कंडीशन नहीं है, उसमें 0 हो गई। 0 मतलब ना उसने कोई पैसा तुमसे लिया ना उसने दिया, ठीक? अब पॉजिटिव कब होगी मैम? पॉजिटिव कब होगी आप समझ गए, पॉजिटिव भी हो सकती है। मान लो मैंने उसको बोला तुम एनर्जी उल्टा मैं दे रही हूं, तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है? किसे किसे क्लियर है परफेक्टली मेरे ख्याल से? मैम 15 जूल कैसे हुआ? बेटा वो कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं, मैंने मान लिया, लेट किया, ये लेट करा है मैंने, ये लेट करके एक एग्जांपल आपको दिया है कि अगर आपने किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन दिया तो वो एनर्जी निकालेगा। तो मान लो उसने 10 जूल की एनर्जी निकाली, पॉजिटिव 10 जूल लिख दिया। अब तुमने उसी एटम को दूसरा इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो 10 जूल की एनर्जी नहीं मांगेगा तुमसे, फिर वो बोलेगा ऐसा है हमने तो 10 जूल निकाली थी जब तुमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती दे रहे हो ना, अब उल्टा तुम मुझे 15 जूल एनर्जी दो। तो वो ये बताने के लिए है कि जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन देते हो या तीसरा इलेक्ट्रॉन देते हो तो वैल्यू जो आती है वो पहले वाले से ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। पहला वाला जो है
उतना नेगेटिव नहीं, उससे ज्यादा नेगेटिव, जिसकी वजह से जब आप इन दोनों का सम करोगे, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी होगी, नेगेटिव वैल्यू बड़ी होगी, ये बताने का रीजन था यहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू बड़ी होगी और इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 से कम आएगा। मतलब अगर 2 या 3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालोगे ना, तो जो आंसर आएगा उन दोनों को जोड़ने पे वो कम आएगा 0 से। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जितनी वो एनर्जी निकाल रहा होगा पहले, वो उसका डिटेल वर्जन था। समझे? क्लियर, परफेक्ट। अलग क्या बात है, क्या बात है मैम। अगर एटम की वैलेंसी 2 है तो बेटा वो पहली बार में 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो उसकी पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, पहली बार में उसने 2 ले लिए। तीसरा आप उसको दोगे तो वहां पे कंफ्यूजन, वहां पे दिक्कत आएगी। मतलब अगर 2 वैल्यू 3 वैल्यू तो वहां तक चलेगा, उसके आगे जब आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उसमें दिक्कत आने लग जाएगी। डिपेंड करता है किस एटम की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। चलो आई गेस सबका क्लियर आ गया, वेरी गुड। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में और जानते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जनरली एक्सोथर्मिक, दैट इज नेगेटिव। अब जो पहली इलेक्ट्रॉन, देखो मैं आपको 2 चीजें बता रही हूँ, एक इंथैल्पी, कंफ्यूज नहीं होना। जब मैं नेगेटिव साइन अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में यूज कर रही हूँ मतलब इंथैल्पी पॉजिटिव है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पॉजिटिव यूज कर रही हूँ मतलब इंथैल्पी नेगेटिव है। ठीक है, तो ये 2 अलग चीजें होती हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि पहले ना इलेक्ट्रॉन मैंने दिया, उसने एक्सेप्ट किया, एनर्जी बाहर निकाली, मान लो हीट बाहर निकाली, एनर्जी हीट के फॉर्म में, एनर्जी हीट के फॉर्म में होती है ज्यादातर, है ना यहाँ पे। तो मान लो हीट के फॉर्म में, अगर किसी ने बोला इक्वल हो जाए मैम तो 0 हो जाता है बेटा, अभी बोला ना वो तो 0 आ जाएगा उस टाइम पे। अच्छा, अगर मैंने बोला इलेक्ट्रॉन दिया, एनर्जी निकली, तो तुमने बोला मैम इसको ही तो बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी देर से, और अगर एनर्जी हीट के फॉर्म में निकली तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी still, is there still black screen? अभी भी ब्लैक स्क्रीन आ रही है? इज इट ओके नाउ? अभी सही हुआ? ब्लैक स्क्रीन आ गई थी। अभी ठीक है, चलो ठीक है, अभी सही है, अभी सही है, अभी सही है, अभी सही, ठीक है, ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ, आई डोंट नो कहाँ तक आपने सुना होगा, चलो मैं वापस से बोल देती हूँ। तो जो अपने सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है सेम एलिमेंट की, वो पॉजिटिव होगी और एंडोथर्मिक होगी, मतलब उसमें आपको एनर्जी उल्टा देनी पड़ जाती है, दैट इज ऑल I was explaining, है ना। Now this is so because the second electron has to be forced to enter into the mononegative ion। तुमने किसी एटम को पहले नेगेटिव चार्ज दे दिया, अब तुम बोल रहे हो भाई एक और इलेक्ट्रॉन ले लो, है ना, तो तुम फोर्स कर रहे हो ना उसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो उल्टा आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ जाएगी, है ना। Now the electron affinity cannot be determined directly but is obtained indirectly from a Born-Haber cycle। अब यहाँ पे एक कहानी आती है जो कि आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे, डिटेल में, बॉर्न-हेबर साइकिल। आप कभी बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल नहीं सकते किसी की, ये नहीं बोल सकते ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, नहीं, उसके लिए आपको बॉर्न-हेबर साइकिल पढ़नी पड़ती है। बॉर्न-हेबर साइकिल में डिफरेंट मल्टीपल एनर्जीज होती हैं, उन एनर्जीज को देख के, जोड़ के, मोड़ के, तोड़ के, तब जाके आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालते हो, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते कभी भी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये नोट कर लेना, कभी भी डायरेक्ट निकलती नहीं है, इनडायरेक्ट तरीका होता है जो कि होता है बॉर्न-हेबर साइकिल से निकालना, विच विल बी अंडरस्टैंडिंग इन चैप्टर नंबर 4। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कुछ फैक्टर्स जिस पे ये डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है एटॉमिक साइज। एक बात बताओ, समझते हैं इसको तो ज्यादा, देखो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम कहानी लग रही होती है तीनों में, तो ये तो ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। एटम का साइज अगर मैंने बढ़ा दिया, मान लो एक एटम ये, तुम ही आंसर देना,
नहीं नहीं, आप ही खुद ही आंसर देना, मैम नहीं देंगे आंसर, आप खुद ही बता दोगे इसका आंसर, आप खुद ही बता दोगे इसका आंसर, देख लेना, खुद ही देख लेना। एक एटम ये, एक एटम ये, बीच में उसके न्यूक्लियस होता है ना, बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब मैम आप इलेक्ट्रॉन दोगे, एनर्जी बाहर निकालेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन दोगे, एनर्जी बाहर निकालेगा। चलो बताओ कौन इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेगा, किसमें आप बोलोगे कि ज्यादा एनर्जी निकल रही होगी, खुद से सोचो, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेके कौन एनर्जी ज्यादा निकालेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेके कौन एनर्जी बाहर निकाले, खुद से सोच लो यार। एक छोटा एटम है, साइज की बात करें, एटॉमिक साइज, यानी कि एक की एटॉमिक साइज कम है, एक का एटॉमिक साइज ज्यादा है, कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी लेके एनर्जी बाहर निकाल देगा ज्यादा, जल्दी से बताओ। दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी। चलो भाई चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से आंसर आ जाए, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत आंसर दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, विच इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन। कौन इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एनर्जी बाहर निकालेगा। क्या बात है, क्या बात है। मुझे केवल 2 आंसर्स दिखे जिन्होंने बोला है ए, बाकी हर एक ने, अब जाके भली आ गए कुछ कुछ, ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट ने बोला है बी, विच इज द रॉन्ग आंसर। बी कैसे बोल सकते हो, हाँ तुम क्या मतलब, क्या मतलब ऑल द बेस्ट भी नहीं बोल सकती मैं, हाँ क्या 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 बातें करते हो ये तुम लोग, क्या ऐसा करके आते हो जो तुम लोग ये सब बातें करते हो। हाँ नाश्ते में कुछ मिला लेते हो क्या बेटा, सुबह नाश्ते में कुछ मिला लेते हो केमिस्ट्री क्लास में आने से पहले, कैसी बातें करते हो ये बहकी बहकी सी, बहकी बहकी बातों में तेरी धीरे धीरे पीटने का मन करने लगा। राइमिंग मिली हो ना मिली हो, बट फीलिंग्स मिल गई इससे मेरी। कैसे बोल रहे हो यार, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को ये इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये इजीली एक्सेप्ट करेगा, इजीली, और हाई एनर्जी बाहर निकालेगा, हाई एनर्जी बाहर निकालेगा। छोटा सा एटम है, न्यूक्लियस पास है उसके, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को तुम भेज रहे हो, न्यूक्लियस ही तो अट्रैक्ट करता है? इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उसका न्यूक्लियस दूर है यार, उसका न्यूक्लियस दूर है, उसका न्यूक्लियस दूर है, तुम इसे इस शेल में भेजोगे, न्यूक्लियस दूर है, मतलब कि इसके बीच की डिस्टेंस बड़ी है, डिस्टेंस बड़ी है, डिस्टेंस बड़ी है का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा यार, और एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इतना ज्यादा तो एनर्जी वो निकाल ही नहीं पाएगा। समझे कि नहीं समझे? अगर मैंने बोला अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी जो बाहर निकलेगी जब कोई एटम अपने गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो एटॉमिक साइज ज्यादा का मतलब हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। अगर मैंने बोला एटम का साइज ज्यादा है तो मैं बोलूंगी कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम है, यानी कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कैसे आप डायरेक्टली बोल रहे हो बेटा, आप डायरेक्टली किस बेसिस पे बोल रहे हो ये तो सोचो, हाँ यही तो होगा। अगर आप बोल रहे हो एटम का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके कम हो जाएगी यार, ज्यादा एनर्जी कैसे निकालेगा वो, उल्टा तुम्हें एनर्जी को देनी पड़ जाए, तुम्हें एनर्जी देनी पड़ जाए, भाई ले ले इलेक्ट्रॉन, वो लेगा ही नहीं, उसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस दूर है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए वो कहानी होनी चाहिए ना कि उसके पास होना चाहिए, ये भी तो फैक्टर पे बेस्ड होगा ये चीज। समझ में आया ये बात, समझ में आई ये बात, किसको किसको ये बात समझ में आ गई कि अगर मैंने बोला कोई एटम का साइज छोटा है मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन ऐसे तेज से खींच लेगा और खूब सारी एनर्जी निकाल के तुमको दे देगा। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेम कहानी आपने बेटा आयनाइजेशन एनर्जी में लगाई थी, समझे? चलो अच्छा सेम कहानी, सेम क्वेश्चन है, अब देखते हैं कौन कौन करेक्ट आंसर देगा। अब मेरे ख्याल सब करेक्ट आंसर देंगे। न्यूक्लियर चार्ज, मान लो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मोर न्यूक्लियर चार्ज, ऑप्शन ए, और इसके पास है लेस न्यूक्लियर चार्ज, ऑप्शन बी। दोनों में से किस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर होगी? सोचो, एक के पास ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज, अब ये तो पहले क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया, वैसे तो पहले में ही आंसर मिल गया यार। किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा न्यूक्लियस में चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, किसी में कम है पॉजिटिव चार्ज, तो ज्यादा वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा निकालेगा, मतलब एनर्जी ज्यादा बाहर निकालेगा दूसरा वाला। क्या बात है, हाँ अब आप सही आंसर पकड़े हो, तुम लोग सही पकड़े हैं, मतलब एक हफ्ते जो तुम लोग का दिमाग घूमा है, थोड़ा बेटा लाइन में ले आओ उसको। समझ रहे हो, सर्कुलर दिमाग नहीं चाहिए हमको, लाइन में होना चाहिए आपका दिमाग,
मतलब लाइन में रखो उसको, ए इज द राइट आंसर। अब भाई न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मतलब सेम कहानी हो गई, अब खींच लेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन और एनर्जी बाहर निकालेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब इनका रिलेशन देखोगे तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज ऐसे लिख दो, न्यूक्लियर चार्ज है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मान लो कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, चलो आप ही बताना इसका आंसर। मैंने आपको बोला एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑप्शन ए जो कि हाफ फील्ड है, और एक है जो कि मान लो चलो हाफ फील्ड नहीं, मान लो कहीं पे इलेक्ट्रॉन है पी में 3 इलेक्ट्रॉन है एक बार, और एक बार है पी में 2 इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ आप इसमें क्या अपनी राय रखते हो। जल्दी से, अगर कोई स्टेबल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी या कम होगी, खुद से सोचो। मान लो मैंने बोला ये स्टेबल है, ये क्या है 3, मतलब ये स्टेबल है मतलब बेटा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस हो जाएगी, कम का मतलब समझ रहे हो, वो स्टेबल है यार, एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालेगा कैसे। वो बोल रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं लेना भाई, मैं स्टेबल हूं तो मैं एनर्जी तुमको ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। कोई भी चीज स्टेबल जितनी ज्यादा उतनी कम तुमको एनर्जी दे पाएगा। तो आप बोलोगे इस कंडीशन में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो आप बोलते हो इट विल हैव लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देगा वो तुमको, वो आपको कम इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 एग्जांपल से मैंने आपको ये तीनों फैक्टर्स समझाए, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर किसी को नहीं आया होगा तो आ जाएगा। ध्यान सुनना, अगर कभी भी एटम का साइज बढ़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं इजीली तो तुम्हें एनर्जी भी ज्यादा नहीं देगा, तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेगा और तुम्हें खूब सारी एनर्जी देगा। मतलब सूट बहुत अच्छा है तो मम्मी तुरंत सूट लेके आपको पैसे पकड़ा देंगी, कम भी नहीं करवाएंगी ज्यादा, क्यों, उन्हें पता है सूट बहुत अच्छा है ना। तो वो वाली कहानी हो रही है यहाँ पे, कहानी हो रही है, ठीक है। और अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर यार कोई स्टेबल है, सेम कहानी मैम पहले की तरह, जो पहला फैक्टर आपने पढ़ा है वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा, तो बाहर कैसे एनर्जी निकालेगा ज्यादा, तो जितना ज्यादा स्टेबल उतनी कम एनर्जी वो बाहर निकालेगा। अच्छा, अब आते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जनरल ट्रेंड पे, जो कि आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। ऑफ कोर्स आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों में सेम ट्रेंड होता है। तो अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं, टॉप टू बॉटम मतलब इसको क्या बोलते हो टॉप टू बॉटम मतलब डाउन अ ग्रुप। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। ये जनरली होता है, इसमें एक्सेप्शन आएंगे बट जनरली यही होता है। इसी की जगह अगर मैं लेफ्ट टू राइट चली जाऊं, अगर आपको याद हो मैंने सारे के सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक बार में याद कराई थी, वो आपने चार्ट याद कर लिया होगा मेरे ख्याल से ना। लेफ्ट टू राइट जाओ मतलब अक्रॉस अ पीरियड इसको आप बोलते हो, है ना, अक्रॉस अ पीरियड अगर आप बेटा जाते हो, यानी कि ऐसे लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है ना। मैं एक लाइन लिख दे रही हूँ नीचे ताकि आप भूलो मत। सिमिलर ट्रेंड होता है आयनाइजेशन एनर्जी में, है ना, और क्या होता है अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो है ही है, साथ ही साथ अपना होता है एक मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ये सब में सेम ट्रेंड होता है, ये सभी में सेम ट्रेंड, चारों में सेम ट्रेंड होता है। तो मैम ने आपको पहले ही बता दी थी ये बात, चारों में सेम ट्रेंड होगा। अभी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आज हम करेंगे, उसमें भी सेम कहानी फॉलो होगी। जनरली ऐसा होता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल। खैर हम एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे, रीजन भी जानेंगे उनका, पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। बुखार है मेरे तो चला नहीं देती, थोड़ा तो चला लेती हूँ, चलो। हाँ, क्या वो लैग आ रहा है क्या? हाँ, तो ये होता है हमारा जनरल ट्रेंड, यानी कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, उन एक्सेप्शंस को भी जान लो। जैसे कि अगर मैंने पीरियड 1 उठा लिया, अब पीरियड 1 मतलब फर्स्ट रो अपनी उठा ली, है ना, उसमें क्या क्या आता है, पीरियड 1 नहीं पीरियड 2 होगा, पीरियड 2 है ना। 1 में तो वो हाइड्रोजन हीलियम आ जाता है। पीरियड 2 उठा लिया, पीरियड 2 में क्या होता है,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता दो बेटा उसकी, तो हमने बोला मैम लेफ्ट टू राइट जाते टाइम, आपने अभी अभी पढ़ाया, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। मतलब मैम सबसे ज्यादा नियॉन की होगी, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम। पूरा ट्रेंड गलत है, पूरा ट्रेंड गलत है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है नियॉन की, लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी इसमें। क्यों मैम? एक बात बताओ, वो एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है? वो तुमको एनर्जी क्या देगा? वो भाई तुम उसके घर में सूट लेके चले गए जो ना पैसा किसी से लेते हैं ना किसी को देते हैं, उन्हें ना तुमसे कुछ खरीदना है ना तुम्हें कुछ देना है, वो कहते हैं हमारे मत आया करो, तो उसकी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी ना, वो तो एनर्जी बाहर ही नहीं निकालेगा। जितनी भी नोबल गैसेस है वो एनर्जी कहाँ बाहर निकालेंगी? तो पीरियड 2 में नियॉन सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आ गया, पूरा ट्रेंड ही बदल दिया। नियॉन तो सबसे पहले ही आ गया, वो कह रहा है मैं नहीं लेता, हम नहीं लेते इलेक्ट्रॉन, ना हम तुमको एनर्जी दे पाएंगे। उनकी कहानी ही खत्म हो गई, उनकी कहानी ही खत्म हो गई नियॉन की। ठीक है मैम, नियॉन के बाद किसको आना चाहिए? चलो मैम नियॉन के बाद लिथियम अब आ जाएगा ना, अब तो पूरा सेम ट्रेंड है। नहीं, अब नाइट्रोजन आएगा, अब नाइट्रोजन आएगा। अच्छा, नाइट्रोजन और इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो जरा। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज 7, ठीक है। तो 1s2 दिख रहा है आपको यहां तक, 2s2, 2p4 5 6 7 3 है ना। 2p3 का मतलब बेटा समझते हो? हाफ फील्ड, हाफ फील्ड स्टेबल। कहेगा मैं ज्यादा एनर्जी नहीं दूंगा तुमको, मैं तो हाफ फील्ड हूं, मैं तो बहुत स्टेबल हूं, मैं क्यों तुमको ज्यादा एनर्जी दूं? तो यहां पे आप लिखोगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। उसके बाद बेरिलियम आता है, वो कहता है मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 1s2 2s2, मैं तो फुल्ली फिल्ड हूं इसमें, फुल्ली फिल्ड हूं, फुल्ली फिल्ड हूं। तो बोलेगा मैं भी स्टेबल बनना चाहता हूं। तुमने बोला ठीक है भाई तुम भी बन जाओ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बेरिलियम आ गया, बेरिलियम आ गया उसके बाद, ठीक, बेरिलियम। अब बाकी ट्रेंड एज इट इज लिखो, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बाकी जो बच्चे उसको एज इट इज लिख दो, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा, लिथियम हमने नहीं लिखा ना, लिथियम लिथियम लिथियम, ये रहा लिथियम। लिथियम और बोरॉन में से, अच्छा लिथियम और बोरॉन में से बोरॉन पहले आएगा फिर लिथियम। बोरॉन, लिथियम, क्या बचा? लिथियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन बचा, सॉरी नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन बचा और फ्लोरीन बचा। ये है अपना ट्रेंड। सोचो कितना अजीब सा ट्रेंड है। मैं इसको रिपीट करती हूँ, मुझे पता तुम फिर सोचोगे मैम बोरिंग हो गया, नहीं आया। मैम फिर से बताती हूँ, बैकलॉग बन गया, बैकलॉग बन गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता अगर तुम्हारा बैकलॉग बन गया तो। समझ रहे हो? मतलब हो सकता है बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। ध्यान सुनना मेरी बात को। सबसे पहला एक्सेप्शन है नियॉन का। नियॉन एक नोबल गैस है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतना नहीं निकाल सकती क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियॉन की होगी। ग्रुप पीरियड 2 की बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे किसे आना चाहिए मैम? अब लिथियम लिथियम सब आ जाना चाहिए? नहीं, नाइट्रोजन आ गया। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड है, स्टेबल है, पी में ज्यादा स्टेबल हो रहा है। उसके बाद बोरॉन आ गया, वो कह रहा है मैं एस में स्टेबल हूं, तो उसको हमने, सॉरी बेरिलियम आ गया, तो वो एस में स्टेबल है, हमने बेरिलियम को रख दिया। उसके बाद बेटा लिथियम आना चाहिए, पर बोरॉन आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाती हूँ इसका क्या होता है। लिथियम पता है क्या है? लिथियम को जब आप देखोगे वो है 1s2 2s1, है ना। और अगर आप उसी की जगह अगर आप बोरॉन को देखते हो, बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 5, 1s2 2s2 2p1, ये है ना, ये। तो लिथियम कहता है यार मैं इलेक्ट्रॉन एक अगर मुझे कोई दे देगा ना, एक, भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेके एनर्जी बाहर निकालो, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन ले सकता है एज कंपेयर टू बोरॉन। इन दोनों के कंपैरिजन, बाकी सब तो मैंने समझा दिया, इन दोनों में भी समझ लो। लिथियम कहता है मैं तो इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ बोरॉन से जल्दी। क्यों? क्योंकि मैं अगर ले लूंगा तो मैं अपना फुल्ली फिल्ड हो जाऊंगा, मैं स्टेबल हो सकता हूँ। उसका अपना यार अपना वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फिशनेस। वो कह रहा है यार मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके बोरॉन से जल्दी स्टेबल हो सकता हूँ। बोरॉन को तो तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा स्टेबल करने के लिए, हाफ फिल्ड होने के लिए। तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दो, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो इसलिए लिथियम की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बोरॉन। बोरॉन की कम इलेक्ट्रॉन। वैसे तो होना चाहिए कि मैम नियॉन का मतलब समझ गए हम, फिर मैम हम नाइट्रोजन समझ गए, हाफ फुल्ली फिल्ड है, सॉरी हाफ फिल्ड है। मैम बेरिलियम भी समझ गए, फुल्ली फिल्ड है। फिर मैम लिथियम रखो ना, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो मैंने कहा नहीं, बोरॉन पहले आएगा, क्योंकि लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू बोरॉन। क्योंकि वो क्या कह रहा है कि अगर मुझे कोई, मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, मुझे किसी ने एक भी इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मैं स्टेबल हो सकता हूँ बोरॉन से ज्यादा। तो इस वजह से यहाँ पे लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो गई बोरॉन से। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे, यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रेंड ही बदल गया, पूरा ट्रेंड बदल गया। मैंने एक्सेप्शंस के रीजन समझा दिए हैं।
रीजंस मैंने आपको समझा दिए, सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड रीजन था, है ना। लेकिन आपको ये चीज अच्छे से याद करना है, समझना भी है, दोनों चीजें साथ में करते हुए चलना है, ठीक है। चलो ये अब आ जाओ बेटा ग्रुप 17 में। अब ग्रुप 17 बड़ा कमाल का है, सुनना। ग्रुप 17 होता क्या है मैम? ग्रुप 17 होता है अपना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, है ना। ये होता है मैम, ये होता है ग्रुप नंबर अपना 17। टॉप टू, अच्छा किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्रुप नंबर 17 ना, हाँ। टॉप टू बॉटम आते टाइम मैम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज करती है, कम होती है। मतलब सबसे ज्यादा फ्लोरीन क्यों नहीं चाहिए, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एसिटीन, सारे सही है, बस इन दोनों का ट्रेंड अलग है, बस इन दोनों का ट्रेंड अलग है। क्या बोल रही है मैम? मैम बोल रही है फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। ऐसे हमने याद किया होगा इसको। यस मैम। अगर मैं बेटा नीचे आती हूं तो मैं बोलती हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है, कम होती है। मतलब अगर मैं सोचूं, मेरे सोचने के हिसाब से रियल लाइफ अगर मैं देखूं तो रियल लाइफ में क्या होगा? सबसे ज्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। यस और नो? यस और नो? यही होना चाहिए। यस मैम। रियल लाइफ क्या है? रियल लाइफ है बेटा क्लोरीन, फ्लोरीन, बाकी सब सेम, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, बाकी सब सेम। इनको स्वैप करना पड़ जाता है, क्लोरीन हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप 17। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन। अब इसका रीजन बड़े ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक तो होता है कि तुम रिलेशनशिप में हो, एक होता है तुम रिलेशनशिप में हो और तुम उसी से शादी करने वाले हो। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैम केमिस्ट्री कौन सी पढ़ाने लग गई? नहीं मतलब समझा रही हूँ। एक होता है कि आप रिलेशनशिप में हो, बट अगर मैं बोलूं कि हमेशा, यहां तक दिख रहा है, कहाँ लिख दूं? अगर मैं बोलूं कि हमेशा रिलेशनशिप इज इक्वल्स टू शादी, तो आप बोलोगे नहीं मैम क्या बात कर रहे हो, हर इंसान आपकी तरह नहीं है, हर इंसान के पास पानू थोड़ी है। समझ रहे हो? मजाक कर रही हूँ, सुनना मेरी बात। तो आप बोलोगे, कोई कह रहा मैम क्वेश्चन भी करा दिया करो बीच बीच में। बेटा ये जो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना, आपको मैं बता दूं, क्वेश्चंस हर चैप्टर के बाद मैम आपको जितने कराती हैं उतने आप अपने स्कूल में भी नहीं करते होगे। टॉपिक वाइज भी मैम क्वेश्चन कराती हैं, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस कराती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंसेप्ट तो पहले अच्छे से, भयानक वाला तगड़ा वाला कंसेप्ट कर लो पहले, बहुत अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ लो। क्वेश्चंस यार मेरे कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो कराऊंगी कल आके, मैंने खुद बोला भी आपसे। बट आपको बिलीव में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी, अगर आप हर एक कंसेप्ट, हर एक लाइन वाइज लाइन सुन रहे हो मेरी बात को। आप कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत से बच्चे होंगे जो बैठने वाले होंगे, जब आप जाओगे ना, जिस दिन आप जाओगे ना उस दिन यू विल अंडरस्टैंड द टाइम, द काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन आई एम गिविंग यू इन केमिस्ट्री। उस दिन आप समझोगे चीज। ऐसा नहीं है, आप बोर्ड में भी ये चीज समझोगे। जब बोर्ड के एग्जाम में भी आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे होगे ना दोबारा, आपको समझ में आएगा सिर्फ यही से क्वेश्चन आ रहा है। मैं कल आपको क्वेश्चंस करा दूंगी, पर कंसेप्ट के टाइम पे आप ये मत सोचा करो मैम ये नहीं कराया वो नहीं कराया, मैम आपको हर चीज पढ़ा देंगी, डोंट वरी। अच्छा हाँ, तो ये यहाँ पे आते हैं। तो वो लोग कह रहे हो मैम पर्सनल जा रहे हैं, हाँ समझ रहे हैं। मान रही हूँ मैं, तुम लोग को पर्सनल लग रही होगी बात, बट यार ये सच है कि नहीं? अब सुनना भाई, इससे समझना पूरी कहानी। फ्लोरीन जो एटम है, फ्लोरीन का साइज बड़ा छोटा होता है, साइज बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। बहुत स्मॉल साइज है, फ्लोरीन तो बहुत छोटा सा एटम है, सबको पता है। एटॉमिक साइज तो लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या करता है, डिक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक साइज बहुत छोटा हो जाता है। अब सुनना मेरी बात, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो बहुत इजीली करता है, खींचेगा अपनी तरफ। क्यों खींचेगा मैम? क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से तेज से खींच लेगा। पर उसके एटम का साइज इतना छोटा है कि वो इलेक्ट्रॉन को रख नहीं पाएगा। तुम जब रिलेशनशिप कर रहे थे तब तो सब ठीक था, पर बाद में पता चल गया तुम्हारा घर बहुत ही छोटा है यार, मतलब समझ रहे हो, खाने पीने की चीजें भी बहुत मुश्किल से मिल रही हैं, तो वो शादी नहीं कर पाएगी। गलत बात होती है ये, जन्म जन्म में साथ दो, समझ रहे हो। तो उसने रिलेशन तो रख लिया। अगर आपसे कोई बोले इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्या खींच नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन, तो तुम अगर ये बोल रहे हो कि हाँ नहीं खींच पाता होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, तो तुम एकदम गलत हो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है फ्लोरीन, पर वो रख नहीं सकता। रीजन उसका बहुत स्मॉल साइज होना। न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा था कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन देखा खींच लिया,
तो मैम खींच के रख के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एनर्जी बाहर निकाल देगा, पर वो खींच तो पा रहा है बेचारा, लेकिन वो उसे रख नहीं पाएगा क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा है। अब अगर एटम का साइज छोटा है तो इससे क्या रीजन है मैम? बेटा एटम का साइज छोटा है मतलब इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा यार। छोटा सा एटम है, 1 2 क्या होता है, फ्लोरीन क्या होता है, 9 होता है ना, 1 2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। तुम बोल रहे हो एक और इलेक्ट्रॉन ले लो, तो खींच तो रहा है वो, खींच तो सकता है क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज बीच में जो बैठा है, बहुत छोटे एटम होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, खींच सकता है इलेक्ट्रॉन पर रख नहीं सकता, जगह नहीं है। रख लेगा तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन शुरू हो जाएगा। तो रिलेशन में तो वो रह सकता है, वो रिलेशन में रह सकता है, वो रिलेशन में रह सकता है, पर वो शादी करेगा रिलेशनशिप में रहना अच्छी बात, बट उसी रिलेशनशिप में रह के शादी कर लेना फ्लोरीन के लिए ये गंदी बात। समझ रहे हो? फ्लोरीन कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, इट कैन बी इन अ रिलेशनशिप विद दैट इलेक्ट्रॉन बट इट विल नॉट स्टे विद दैट इलेक्ट्रॉन। जिंदगी ऐसी है यार, देखो जिंदगी तो ऐसी है, समझ रहे हो? जो साथ है वो जन्म जन्म तक साथ है, ये सच नहीं हो सकता, और जो जन्म जन्म तक साथ है वो पहले तुम्हारे साथ है, ये तुम्हें तुम्हारे साथ तो कोई होने नहीं देता। तो आपको समझ में आया हो या ना आया हो, बट आई होप सो आप ये कंसेप्ट समझ गए हो। किसे किसे क्लियर हुआ? क्लोरीन बेटा ये कहानी सुनना, क्लोरीन में सुना, कंपेयर्ड टू फ्लोरीन डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन भले ही शुरुआत में बेचारा पैसे नहीं खर्च कर रहा, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो बोलेगा भाई तुम्हारे लिए जानिसार सब कुछ, मेरे पास इतनी जगह है कि मैं तुमको भी रख सकता हूं, तो वो एक्सेप्ट बहुत जल्दी कर लेता है इलेक्ट्रॉन को। मैं आपको ये इतना ज्यादा क्यों बता रही, मैं बोल सकती हूँ कि यार इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है, वो नहीं, उसका रीजन समझना, क्योंकि कई लोगों को कंसेप्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि यार एक्सेप्ट नहीं कर पाता फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट, कोई कहता है अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता, वो करता है, सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, पर वो रखेगा नहीं क्योंकि उसके पास साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं आउटर मोस्ट शेल में, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो जाएगा, आपको आ गया तो, समझ रहे हो? दैट इज द रीजन। आई होप सो आप ये चीज समझोगे। तो क्लोरीन जनरली क्या होना चाहिए ट्रेंड, कि मैम जनरली ये होना चाहिए, ये जो आपने रियल लाइफ लिखी ये होना चाहिए, बट रियल लाइफ में क्लोरीन आगे आ जाता है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होती है, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मैंने आपको ये जो कहानी समझाई इसका एक और रीजन है, मैंने अपना ही एक काम हल्का कर लिया है, मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना टाइम नहीं लूंगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे समझना तुम, ऐसे फ्लोरीन की ज्यादा, अच्छा खुद से सोच के बताओ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन की? मैं आपको एक हिंट देती हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना। अब बताओ फ्लोरीन ज्यादा खींच पाता है या क्लोरीन? अब तुम आंसर दे दो तो मैं समझ जाऊंगी यार मैंने जो बताया, हे भगवान सब तुम, मेरा पढ़ाना संपन्न हो गया। समझ रहे थे? 10 मिनट मैंने तुम्हारे लिए, जल्दी से मैम का दिल खुश कर दो, जल्दी से गलत आंसर लिख देना बेटा। आज मैं बता रही हूँ, मैं सैलरी ना मिल रही होती ना इस क्लास की, आज की क्लास छोड़ देती, वो तो मिल रही है ना, तो आज नहीं छोड़ूंगी, समझ रहे हो? क्या बात है, वेरी गुड। किसी ने फ्लोरीन का सिंबल FE लिखा है बेटा, कुछ बोलूंगी तो विवाद हो जाता है फिर। F इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अट्रैक्ट तो वो कर ही लेगा। मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टाइम पे इतना टाइम नहीं लूंगी, अभी मैंने समझा दिया। क्या बात है, गंगा जल चढ़ा दूं आज जाके, हाँ क्या करूं मैं, इतना खुश हो गई हूं मैं अंदर से, पढ़ाना संपन्न हुआ। चलो खैर, तो क्लोरीन आगे आ जाएगा, देन फ्लोरीन आएगा, बाकी पूरा ट्रेंड सेम रहता है। चलो, क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैम ने बता दिया। फ्लोरीन हैज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, समझा चुकी हूं, बस रीड कर लो, बट स्टिल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा, अट्रैक्ट ज्यादा कर लेगा, बट कम होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। ऑल द इलेक्ट्रॉन इन एटम रिपेल्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अगर आ गया इलेक्ट्रॉन तो वो रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। दिस नलिफाई द इफेक्ट ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ओवर क्लोरीन। इसकी वजह से अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखूं तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास जगह नहीं है। अच्छा, ऑक्सीजन हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इन ग्रुप 16। अब ग्रुप 16 पे आ जाओ, अब आ जाओ ग्रुप 16 पे, रुको इस पे आओ, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं। हाँ, अब आ जाओ ग्रुप 16 पे। हर एक मैं चाह रही हूँ एक्सेप्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब मैं चाह रही हूँ कि ग्रुप 16 पे आ गई मैंने बोला चलो भाई ग्रुप 16 पे आओ, तुमने बोला मैम ग्रुप 16 उस से टी हो, ये होता है अपना ग्रुप 16, है ना, ये होता है मैम ग्रुप 16। अब ग्रुप 16 में क्या होगा, टॉप टू बॉटम आओगे। अब देखो यार मैं आपको ये बता दूं, ग्रुप 16 की नहीं, हर एक ग्रुप की ये कहानी, घर घर की ये कहानी है जो क्लोरीन फ्लोरीन में। केवल तुम्हारा थोड़ी रिलेशनशिप इज इक्वल्स टू शादी नहीं हो पा रहा है, ऑलमोस्ट हर घर में ये हो रहा है ना। तो बस यही होगा। तो हर घर में देखो होता क्या है, इसको भी हटा दो, चलो अच्छा इसको लिखा रहने दो, इसको साइड कर दो, ठीक है, अभी आएंगे इस पे।
अभी आएंगे इस पे। अभी फिलहाल आप उस पे आ जाओ, बाकी के ग्रुप्स पे आ जाओ। ग्रुप 13, बाबा अली गए इंडिया तेल लेने, है ना। और क्या होता है, ये हो गया। फिर उसके बाद बोरॉन के बाद क्या आता है, बोरॉन क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये होता है। यस मैम। केमिस्ट्री सर गेव सन की प्रॉब्लम्स, है ना, ये हो गया। ना पास सब बकवास, ना पास सब बकवास, है ना, उस से टी ओ। ठीक है, ये मैंने उल्टा लिख दिया ना। 13, 14, 15 इज फॉस्फोरस, पास सब बकवास, हाँ ये था। ठीक है, चलो फ्लोरीन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, एसिटीन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा नियॉन, हीलियम आता है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड सॉन सॉन सॉन। ठीक है, इससे आपको मतलब नहीं, इस वाले ग्रुप से तो आपको मतलब भी नहीं आना है, यहाँ पे आपको कोई मतलब नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई मतलब नहीं होना है किसी से। फिलहाल आप इस पे आओ, इस पे आओ बेटा, ये याद कर लो, ये जो आपने अभी अभी क्लोरीन के बारे में पढ़ा, जो भी आपने अभी अभी क्लोरीन के बारे में पढ़ा, जस्ट अभी आपने एक बात पढ़ी कि मैम क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर आप ट्रेंड देखते हो तो वो ज्यादा होता है, ऐसे लिख दूं, ऐसे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। वो हर एक में होता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मतलब बाकी एलिमेंट्स को अगर आप नजरअंदाज कर दो, बाकी एलिमेंट्स को अगर मैं हटा दूं, वो अलग बात हो गई, पर इन सभी में सेम ट्रेंड फॉलो होता है, इन सभी में सेम ट्रेंड फॉलो होता है। किसको किसको समझ में आया, इन सभी में सेम ट्रेंड, मतलब आप जो बात कर रहे थे हर एक में वो फॉलो होगा, हर एक में। अट्रैक्ट ऊपर वाले कर रहे होंगे बट एक्सेप्ट जल्दी नहीं कर पाएंगे एज कंपेयर टू उनके नीचे वाले एलिमेंट्स। इनफैक्ट ग्रुप 16 की एक कहानी ये लिखी हुई है, तो ग्रुप 16 को यहाँ पे ले आके ये कह दिया गया है कि जैसा क्लोरीन कर रहा था, तो क्लोरीन फ्लोरीन में क्या हुआ था मैम, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा आ गई थी फ्लोरीन से। इसमें भी सेम होगा मैम, सल्फर की ज्यादा आ जाएगी ऑक्सीजन से, पर एक्चुअली ऑक्सीजन की इतनी कम होती है कि रियल लाइफ क्या होनी चाहिए, रियल लाइफ ग्रुप 16 की रियल लाइफ क्या होनी चाहिए, रियल लाइफ सॉरी क्या है, क्या होनी नहीं चाहिए, क्या है मैम, ये होनी चाहिए ओ, फिर उसके बाद एस से टी ओ। बट रियल लाइफ पता है क्या है, रियल लाइफ ये है सल्फर एस ई टी ई टी ओ, लास्ट में आता है बेटा ऑक्सीजन, सबसे लास्ट में आता है। टॉप टू बॉटम आते टाइम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है ना। टॉप टू बॉटम आते टाइम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, यानी कि टॉप टू बॉटम आते टाइम डिक्रीज, यानी कि उस से टी ओ, ऐसा होना चाहिए, होना तो मैम ऐसा चाहिए। और होता क्या है, सल्फर एस ई टी ई पी ओ, और सबसे कम लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है यहाँ पे ग्रुप 16 में ऑक्सीजन की, ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन की। मतलब वो एक का स्विच नहीं करता जैसे आपने ऊपर पढ़ा, ये पूरे का स्विच कर जाता है, ये पूरे का स्विच कर जाता है, समझ रहे हो। तो ऑक्सीजन हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। सिमिलरली बाकी ट्रेंड भी फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया, लेकिन ऑक्सीजन देखो सबसे लास्ट में आ जाएगा, है ना, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में। ग्रुप 17 हैज ऑलवेज मोर। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं कोई भी ग्रुप 17 का एलिमेंट उठा के ग्रुप 16 के एलिमेंट से कंपेयर करने को दे दूं, कोई भी ग्रुप 17 का, कोई भी ग्रुप 17 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफी ज्यादा होती है, तो ग्रुप 17 का कोई भी एलिमेंट आपको कभी भी कंपेयर करने को दे दे कि लो ग्रुप 16 उठाओ और इससे कंपेयर करो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, तो याद रखना ग्रुप 17 में हमेशा ग्रुप 16 से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा निकल के आती है। इसका रीजन आपको पता ही है, वहां पे हैलोजेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट में ग्रुप 16 और 17 का कंपेयर करने को दे दूं तो हमेशा ग्रुप 17 को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टाइम पे जिता देना। ठीक है, चलो, तो मेरे ख्याल से आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। 15 मिनट और लूंगी आपके, बस 15 मिनट, ठीक है, बस 15 मिनट, फिर वील एंड द सेशन। चलो, छुट्टी क्यों बोल रहे हो यार, तुमसे ज़्यादा तो मेरा मन है छुट्टी करने का, बट मैं नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी आपकी कल की क्लास ही नहीं, और मेरा मन इसलिए नहीं है कि मेरा पढ़ाने का मन नहीं है, मेरे मुंह में केवल दवाई का टेस्ट आ रहा है। मैं जैसे जैसे आप लोग, मैं मतलब बोल रही हूँ ना, मुझे गुस्सा आ रही है क्योंकि मेरे मुंह में सिर्फ दवाई का टेस्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब 3 दिन में इतनी दवा खा ली है कि वो टेस्ट ही चला गया मुंह का, समझ रहे हो, तो ये हो रहा है। इधर पे आ जाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ। किसी भी एटम की वो ताकत जिससे वो इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ रख लेगा।
अच्छा रख लेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, रख नहीं लेगा, सॉरी खींच लेगा। रिलेशनशिप में रहने के लिए रेडी है, भाई को शादी के लिए बोलोगे भाई रेडी नहीं है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि सबके पास क्या नहीं है, पानी नहीं है सबके पास। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तू समझा नहीं, आई गेस तू समझ गया। Electronegativity is the tendency of an atom to attract electrons to itself. There is a difference between electron affinity and electronegativity. Electron affinity कहता है कि अट्रैक्ट करो फिर रख भी लो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहता है बस अट्रैक्ट करो। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो टेंडेंसी है कि किसी भी एटम की जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट, अब इलेक्ट्रॉन की जगह शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा है, समझाऊंगी, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। चॉकलेट से चला जाता है क्या दवाई का टेस्ट? मुझे पहली वाली क्लास में भी सब बोल रहे थे, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सच बोल रहे हो क्या? ये सच बोल रहे हो क्या? ये सच बात है तो यार बता दो फिर, मतलब इसके लिए जो कर सकती हूँ मैं करूंगी, जो तुम बोलो, ठीक है? अच्छा यहाँ पे आ जाओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? हनी से जाता है, ऐसा कुछ टेस्ट आ जाता है वापस। यार ये बता दो यार, मतलब 3 दिन हो गए घर के नुस्खे तुम ही बता दो कुछ। तुम लोग तो वैसे भी सास बनते ही हो सबकी, है ना? हर चीज़ का मतलब, हर चीज़ में झांकना ताकना, तब तुमको तो आता है यार ये सब, तो तुम ही बता देना। अच्छा उससे सच में आता है क्या टेस्ट? अच्छा आज चलो ट्राई करूंगी, आज ये पता चल जाएगा घर का नुस्खा तुम लोग का कितना काम आ रहा है। ठीक है चलो डन, आज ये घर का नुस्खा ट्राई करूंगी, देखूंगी तुमने सच बोला या झूठ। ठीक है क्लास के बाद चॉकलेट सबसे पहले, डार्क चॉकलेट ना? हाँ ठीक है डन। 150 रुपया मैं खर्च करूंगी, अगर मेरा टेस्ट वापस नहीं आया तो तुम याद रखना फिर उसके बाद। ठीक है अच्छा चलो यहाँ पे आ जाओ। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? मैम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान सुनना मेरी बात को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, मैम ने नहीं बोला इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन तब खींचेगा जब वो किसी के साथ शेयर्ड है, समझ रहे हो? वो जब किसी के साथ शेयर्ड, मतलब मैं आपको बहुत प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ, HCl ये ऐसे दिख रहा होता है स्टार्टिंग, मैंने पहले भी आपको बताई है अगर आपको याद हो ये बात, ऐसे दिख रहा होता है। थोड़ी देर बाद ये पता है कैसे दिखता है? ऐसे। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खिंच गए, इसकी तरफ खिंच रहे होते हैं, समझ लो, इधर पे शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव, कोई नेगेटिव मत लगा देना, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंडीशन आ गई, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ये जो मैंने डेल्टा बनाया ना, ये एस टाइप का, ये पार्शियल है। ऐसे जो डेल्टा ये डेल्टा है, यहाँ पे जैसे ट्रायंगल वाला डेल्टा होता है, ये भी डेल्टा होता है केमिस्ट्री में, डेल्टा। और यहाँ पे इसका मतलब होता है पार्शियल। इसका मतलब क्या है मैम? वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बेटा, तो हल्का हल्का उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ले लेता तो पूरा नेगेटिव आ जाता, पर वो खींच रहा है तो हल्का हल्का नेगेटिव। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा होता मैम, पॉजिटिव आ जाता, पर उससे इलेक्ट्रॉन जाते हुए खींच रहे हैं तो वो हल्का पॉजिटिव आएगा, यानी कि पार्शियल। तो ये बड़ा प्यारा सा एग्जांपल होता है, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, काफी ज्यादा होती है, जिसकी इसीलिए तो बोलते हैं पोलर बॉन्ड बन गया, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। याद है पोलर के टाइम पे बताया था, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है यहाँ पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, थोड़ी सी खींच रहा है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसकी तरफ खींच गया इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की तरफ। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, खींच ले जा रहा है इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम किसकी होती है? फ्लोरीन की। क्यों? अभी मैम ने समझा दिया था, सबसे छोटा एटम है, न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, फ्लोरीन। ठीक। अच्छा तो आपने देखा ये कब होगा? जब शेयर्ड पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी से शेयरिंग में लगे हुए हैं, किसी से शेयरिंग कर रहे हैं, तब किसी एक ने खींच लिया, क्योंकि उसके पास ज्यादा ताकत है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो ये तब होता है। इट इज डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी। ये कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं यार असलियत में, तो मैम पढ़ा क्यों रहे हो? अरे नहीं, सुनो पूरी बात सुनो, ये टेंडेंसी है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी कोई वैल्यू नहीं होती, इसे आप मतलब वैल्यू इन द सेंस इसको आप स्केल्स से मेजर करते हो, डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालते, इसको स्केल से मेजर करते हो। ये डायमेंशनल लेस प्रॉपर्टी है, कोई डायमेंशन नहीं है इसकी, इस तरफ होगा उस तरफ होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसमें ज्यादा हो जाएगा। तो इट इज अ
टेंडेंसी, ये कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं असलियत में, एक टेंडेंसी है, ये एक ताकत है किसी एटम की जो इलेक्ट्रॉन को खींच पा रही है, उसकी कोई प्रॉपर्टी में नहीं लिखा हुआ है. सो इट बेसिकली इंडिकेट्स द नेट रिजल्ट ऑफ द टेंडेंसीज ऑफ एटम्स इन डिफरेंट एलिमेंट्स टू अट्रैक्ट बॉन्ड फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. तो ये बस एक एटम की ताकत है, वो कितना इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, दैट्स इट. वी मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेवरल स्केल्स, अलग अलग स्केल्स बनती हैं, मिल्कन स्केल, पॉलिंग स्केल, जो मैं नेक्स्ट वाली क्लास में बोल रही थी बताऊंगी. मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो होती है लिनस पॉलिंग की स्केल. तो पॉलिंग स्केल सबसे ज्यादा इसमें यूज होती है, जिसके बारे में आपको कल वाली क्लास में समझा दूंगी. फिलहाल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई गेस आप समझ गए. अब एक डिफरेंस आता है कि मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सेम ही लग रहा है, खींच तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन को रहा है, बस एक रख ले रहा है एक नहीं रख रहा है. तो मैम और कोई डिफरेंस है? बहुत से डिफरेंस है. सबसे पहले ये टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, और वो एक प्रॉपर्टी होती है एनर्जी रिलीज करने की जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा. तो यहां पे इलेक्ट्रॉन पहली चीज एक्सेप्ट होता है डायरेक्टली, वहां पे अट्रैक्ट होता है. एक्सेप्ट और अट्रैक्ट में डिफरेंस आ जाता है. ये एक प्रॉपर्टी है, वो एक टेंडेंसी है. उसके बाद ये डिफाइंड होता है बेटा आइसोलेटेड एटम के लिए. ऑपोजिट लिखा है, वेट यार, ये ऑपोजिट लिखा है, प्लीज एक्सट्रीमली सॉरी, ये ऑपोजिट लिखा है, प्लीज ऑपोजिट कर लेना, ऑपोजिट कर लेना प्लीज. मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा, रुको जस्ट अ सेकेंड, वेट रुको, मैं इसको सही कर दूं. ये होता है कोवेलेंट के लिए, ये होता है आइसोलेटेड के लिए, ठीक है. और ये वाला पॉइंट भी ऑपोजिट लिख दिया है. यहां पे होगा गिव्स रिलेटिव वैल्यू, यहां पे होगा इट विल गिव एब्सोल्यूट वैल्यू. बाकी सब सही है, एब्सोल्यूट वैल्यू. ये प्लीज सही कर लेना. चलो याद समझना. अगर मैं बेटा बात करती हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रहा है मैम, वो दो एटम जब मिले होंगे ना तब लगेगा. कोवेलेंट बॉन्ड जैसा हो गया, कोई कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह हो गया अपने पास, कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह हो गया अपने पास, है ना. यस मैम. लेकिन ये कब लगेगा, जब आइसोलेटेड एटम, मतलब एटम किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा है. एटम शेयरिंग नहीं कर रहा. एटम शेयरिंग कर रहा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे करेगा, वो तो आइसोलेटेड गैसियस एटम में होता है. एटम शेयरिंग नहीं करेगा, यहां पे करेगा. यूनिट की बात करें बेटा तो ये पॉलिंग स्केल में मेजर की जाती है. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर किलो जूल पर मोल. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी दोनों किस में मेजर की जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या फिर किलो जूल पर मोल में. और ये किसी में मेजर ही नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ये पॉलिंग स्केल है ना, मिल्कन स्केल, अलग अलग स्केल्स में निकलता है, क्योंकि ये बेटा एक रिलेटिव वैल्यू. मैं आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई वैल्यू ही नहीं आती. फ्लोरीन को कंसिडर कर देते हैं 4, फिर उससे रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं, रिलेट कर करके स्केल के बेसिस पे. लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू आपको निकलती है. मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास फ्लोरीन की होती है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखोगे तो वो क्लोरीन की होती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब आते हैं फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर्स पे इफेक्ट हो रहा होता है मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे. अब सुनना, पहला दूसरा तीसरा तो क्लियर, पहला तो क्लियर मैम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इतना तो तुम अभी तक जान चुके हो. देखो, इतना तो आप अभी तक बहुत डिटेल में जान चुके हो. क्यों? जितना छोटा एटम उतना ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, है ना. तो उसकी इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे बोल सकते हो, जितना स्मॉल एटम, ऐसे लिखो, छोटा एटम मान लो ये एटम है, इलेक्ट्रॉन को तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा. बड़ा सा एटम है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में टाइम लेगा. मुझे खुद से बताओ, ए बी, चलो भाई जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए. विच हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो जो लिखा था उसको भूल जाओ, खुद से बताओ. नहीं तुम खुद देखो, है कोई इससे सुंदर, जल्दी से बता दो. मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज मोर इन लेसर साइज. वेरी गुड, इसकी होगी मैम, है ना. तो साइज जितना छोटा, एटम का साइज जितना छोटा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो जो मैंने लिखा था लिख दो, जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. वेरी गुड, सभी ने करेक्ट, ऑलमोस्ट सबने करेक्ट आंसर दिया. वेरी गुड, ठीक है. तो आप समझ गए ये बात तो, कि अगर किसी एटम का साइज छोटा है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा. ऑपोजिट प्रोपोर्शनल हो गया, है ना.
अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज मैम उतना ज्यादा अट्रैक्शन, वेरी बेसिक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, सोचने की तो कोई बात ही नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज ऑन कैटायन और एनायन सुनना, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, तुम खुद से बताओ। पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव का मतलब समझते हो, एक एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। पॉजिटिव का मतलब तो ये होता है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसे आप कैटायन बोलते हो, है ना। और एक एटम है, एक साइज पे मत जाना, है ना, एक ही साइज का बना लो या जैसे भी, साइज पे मत जाना, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया होगा, यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये एनायन बन जाएगा। खुद से सोचो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, आप खुद से सोचिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है। देखो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, मैं यहां पे लिखती हूं उसको, मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज, उतनी बेटा ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब समझ लो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अगर उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, चार्ज ऑन कैटायन की अगर आप बात करते हो बेटा, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं 2 पॉजिटिव चार्ज ले लूं, मान लो मैं ये हटा दूं, मैं बोलूं सुनो वो भी हटा दो, एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, अब एक और इलेक्ट्रॉन लेना है, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ले चुके, एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, तो आप एक बात बताओ, किसमें टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, किसमें ज्यादा होगी मैम, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। इसी का रिवर्स कर दो, इलेक्ट्रॉन लेना है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लेना है, तो ये चीज याद रखना कि जितना, मैं इसको हटा के डायरेक्ट उसमें लिख दे रही हूं, डायरेक्ट यहां पे लिखो, मोर नेगेटिव चार्ज लेस विल बी इट्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मोर नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप चाहो तो वो लाइन भी लिखते जाना, मतलब मैं इरेज कर दे रही हूं जगह नहीं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन negativity is directly proportional to the positive charge. This is the ratio, basically this is the relation, बोलो आया, क्लियर हुआ। जितना, अब देखो क्वेश्चन आप बोलोगे मैम कैसे आता है, कोई आपको दे दे ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ये दे देगा, बोलेगा बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आपको पता है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे ही पॉजिटिव लगा दे तो जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन है बेटा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि होता है हाइब्रिडाइजेशन, चैप्टर 4 में डिटेल में जानोगे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आपको अभी समझ नहीं आएगा इतना ज्यादा, बट फिर भी आप ये याद रखना बेटा, मोर एस कैरेक्टर बोल लो, एस परसेंटेज बोल लो और एस परसेंट बोल लो, मोर इज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, sp, sp2, sp3, 3 बहुत मेन होते हैं। तो इसमें 50% एस कैरेक्टर होता है, 50% एस कैरेक्टर होता है, ठीक है। इसमें कितना होता है, डिवाइडेड बाय 3, 33.33 समथिंग होता है, एस होता है ना। इसमें होता है 25% एस कैरेक्टर। तो अगर आप एस कैरेक्टर देखोगे तो इसका सबसे मैक्सिमम होता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन sp2, देन sp3। तो ये चीज नोट कर लेना, ये आपको चैप्टर 4 में और डिटेल में समझाऊंगी मैं। जब आप चैप्टर 4 में जाओगे ना तो इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगी। हाँ, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड ये सब लग जाता है। अभी तो आप ज्यादा नहीं आएगा, बट आप उसको लिख लेना भी, अभी इसको लिख लो। आई विल एक्सप्लेन इट इन चैप्टर 4 ऑल्सो। मतलब आपको sp, sp2, sp3 क्या है शायद ये समझना है, तो ये मैं आपको चैप्टर 4 में समझाऊंगी कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो जनरल ट्रेंड पे आते हैं जल्दी से। जनरल ट्रेंड, अब मैम आपने पढ़ाई दी है, टॉप टू बॉटम जब आप आओगे, है ना, तो सेम कहानी होगी मैम। टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगी, है ना। यानी कि ये किसकी बात हो गई, टॉप टू बॉटम, डाउन अ ग्रुप। मैम अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आप पढ़ा चुके हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी सभी की तरह, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, उन सभी की तरह मैम ये इंक्रीज कर जाएगी। जनरल ट्रेंड में मैंने कुछ नहीं किया। जनरल ट्रेंड, अब एक्सेप्शंस पढ़ने के पहले आपको ये वैल्यूज लर्न करनी है। लर्न कैसे करोगे आप इसको, आप बोलोगे फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन, कल, ISC,
फोन कल आईएससी, फोन कल आईएससी मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद ये आपका एक ग्रुप है, ये आपका एक ग्रुप है, ऐसे आपको याद करनी होती है वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद पीएच भी आता है, पीएच, फोन कल पीएच, फोन कल पीएच, फोन कल आईएससी पीएच, फोन कल आईएससी पीएच, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर ऑक्सीजन, फिर नियॉन, सॉरी नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट, 4 5 6 वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। इसकी याद कर लेना, 4 होती है, 4। उसके बाद इसकी 3 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बराबर होता है ना, नाइट्रोजन की अगर आप बात करोगे 3 हो जाती है, 3 हो जाती है, क्लोरीन की भी 3 हो जाती है ना। आयोडीन की आपको याद करनी पड़ेगी, आयोडीन कहाँ लिखा है हमारा, 2.5, बराबर ही होती है इन सबकी, 2.5 2.5 2.5, बट कंपेयर करते हो तो इसकी ज्यादा आ जाती है, ठीक है। सल्फर भी 2.5 होगा, है ना, कार्बन भी 2.5 होगा, सही लिखा है ना, सही है। फॉस्फोरस का 2.1 होता है आपका, और हाइड्रोजन समथिंग 2.1 होता है, बट ये आपका एक ट्रेंड है, तो ऐसे याद करो, 3.5, 4 याद करी, 3.5 याद करी, 3 याद करी, 2.5 याद करी, 2.1 याद करी। फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, फिर क्लोरीन की कितनी होती है, नाइट्रोजन के बराबर 3। क्लोरीन आईएससी पीएच, आई क्या होता है अपना 2.5, एस क्या होता है सल्फर 2.5, सी क्या होता है कार्बन 2.5, उसके बाद क्या है पीएच, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, 2.1। ये वैल्यूज आपको लर्न करनी पड़ेगी बेटा, यू हैव टू लर्न दीज वैल्यूज, करनी ही पड़ेगी। मैंने आपको ट्रिक बता दी, फोन कल आईएससी पीएच, फोन कल आईएससी पीएच, फोन कल आईएससी पीएच, फोन कल क्या पीएच, कौन पीएच आईएससी पीएच, फोन कल आईएससी पीएच। ये वैल्यूज हैं, याद कर लेना, स्केल से निकल के आती हैं वैल्यूज, इसको 4 मानने के बाद हर एक की वैल्यू निकाली जाती है। ये रिलेटिव वैल्यू है, कंपेयर करने के बाद ये वैल्यूज आती हैं। फोन कल कौन पीएच, आईएससी पीएच, हाँ जी, फोन कल कौन पीएच, आईएससी पीएच, ठीक है। मैम कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन हो गया, बट ठीक है बता देती हूँ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप ऑफ कोवैलेंसी होती है जो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तब होती है, मतलब काइंड ऑफ बॉन्ड कोवैलेंसी होती है, मतलब बॉन्ड बना हुआ है, अब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। इसमें आप ऐसे पढ़ते हो कि जैसे H3O+ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो H2O का एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, अब H+ आपने ऐड कर दिया उसमें, तो दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवैलेंसी फॉर्म बिटवीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं तब ये बॉन्ड बनता है। चलो अच्छा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, बहुत डिटेल में बता दिया मैम ने, फ्लोरीन की होती है। सीशियम की बेटा सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये 2 वैल्यूज याद कर लेना। इट इज जनरल ऑब्जर्वेशन कि जो मेटल होते हैं, जनरली ये देखा जाता है कि मेटल जो है वो कम वैल्यू लाते हैं अपने नॉन मेटल से, बता दिया मैम ने, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है पूरा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, ये स्केल में मेजर की जाती है, ये एक रिलेटिव दो चीजों के बीच का रिलेशन होता है, ठीक है। तो वो ट्रेंड था आपका, बताओ भाई, परफेक्टली क्लियर आज का सेशन? क्या आज का सेशन आपको परफेक्टली क्लियर हो गया? इन द चैट बॉक्स जल्दी से बता दो, आज का सेशन परफेक्टली क्लियर हुआ? मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में जाके कुछ एक्सेप्शंस को मैंने एक्सप्लेन किया है जो कि रिक्वायर्ड भी है, भले ही आप बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इतना इंपॉर्टेंट ना मानो, वैसे तो बोर्ड्स में भी है, आपको पता है यार। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख रहे हो तो जो आपका डिफिकल्टी लेवल है हर एक सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में हो गया, फिजिक्स में हो गया, मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो वो इंक्रीज ही करता है। तो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारी चीजें अब इंपॉर्टेंट हैं, बाकी कंपटीशन में भी आपको ये बेसिक रीजंस पता होने चाहिए, तो इसलिए ज्यादा डिटेल में करा दिया, ठीक है। परफेक्टली क्लियर हो गया ना? बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज जरूर करना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दिमाग से जाती जाएगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। और क्वेश्चंस की टेंशन मत लेना, क्वेश्चंस मैम आपको कराएंगे, इनफैक्ट एक एक्स्ट्रा सेशन पक्का रखने वाली हूं मैं, चैप्टर 1 और 2 के जो न्यूमेरिकल डाउट आ रहे हैं आपको, चैप्टर 1 और 2 के न्यूमेरिकल डाउट हम सॉल्व करेंगे किसी एक एक्स्ट्रा क्लास में, जो कि संडे को रखी जाएगी किसी ना किसी, या तो इस संडे या नेक्स्ट संडे, ठीक है। तो वो मैं एक्स्ट्रा सेशन एक जरूर रखूंगी आपका। फिलहाल कल वाले सेशन में हमने ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, इसमें बस एक टॉपिक बचा जो कि स्केल्स करके, ये टॉपिक बचा आपका, टॉपिक लेफ्ट, ठीक है। तो ये 10-15 मिनट में हो जाएगा, कल 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको करने में, रेस्ट हम कल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कल मैं आपको, थियोरेटिकल चैप्टर है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे इसके, हम कर लेंगे कल, ठीक है। चलो भाई, दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप सो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, ये चैप्टर खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कल
कल आपकी क्लास है 5 बजे, ठीक है, तो 5 बजे वाली क्लास में आ जाना, चैप्टर को पूरा रिवाइज करके आना ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। 1 वीक का गैप आ गया, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो कल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। मेक श्योर थोड़ा सा रिविजन करके आना, ठीक है। तो बस यही आपका होमवर्क होता है, हाफ एन आवर या 1 आवर 2 आवर दे देना, 1 आवर मैक्सिमम दे देना पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में, फास्ट मोड पे लगा के, या अपने नोट से रिवाइज कर लेना, तो कल आप क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर